Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's 4 on 1? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ, एक बहुत ही लोडेड, एक बहुत ही पैक्ड एपिसोड के साथ। ये क्या था? तूल की मैं हाथ बिजली कड़काती होती हूँ मोमेंट। तो वो मैं भूल गई, मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। ईमान से पूछते हैं क्या रही फीडबैक? भाई फीडबैक में तो 2-3 हफ्तों से एक ही चीज चल रही है, पाकिस्तान इंडिया किस सेलिब्रिटी ने बोला, क्यों बोला, क्या बोला, कैसे बोलना चाहिए था। कहीं कि पिछले 2-3 हफ्तों से वही चल रहा है, एक सिलसिलावार। आज आपने देखा, पिछले एपिसोड में देखा, और वही एक चीज चलती आ रही है। चैप्टर 1, 2, 3। आज भी काफी बातें हैं करने को पाकिस्तान इंडिया को लेके, बहुत से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बहुत से रिएक्शंस आ रहे हैं। एक आर्टिकल को मैं डिस्कस करना चाहती हूँ इन डिटेल। हाँ, और बहुत सी बातें बट इस बातों से हमारे क्या कहते हैं, हमारे सॉफ्ट इमेज एम्बेसडर्स के बारे में। हमारे जो सॉफ्ट इमेज एम्बेसडर्स होते हैं, प्लीज आई बेग यू इनको ना लाएं इसमें। तो सारी बातें हमने कहा शो के हम एंड पे करेंगे। बहुत हो गया पाकिस्तान इंडिया, इसकी बात करा ताकि एक थोड़ी ब्रेक भी मिल जाए। आप लोग पहले जरा दूसरी चीजें एंजॉय करें, उसको और बहुत बातें हैं भाई, फिल्में आ रही हैं, गाने शाने आ रहे हैं, सारी बातें करेंगे। तो ईमान, और कुछ फीडबैक है? फीडबैक नहीं, और कुछ नहीं है। खैर जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको कराते हैं मौज। ईमान, क्या आप मेरा साथ देना चाहेंगे इस गाने के हुक स्टेप को यहाँ परफॉर्म करने में? श्योर मोमेंट। तो हो जाए 3, 2, 1 हिट इट। तेरे मौज करावा, तेरे सैर करावा, तेरे सदके जावा। जी हाँ, लव गुरु का पहला गाना फाइनली आ चुका मंजर आम पे। बड़ा इंतजार कराया, बड़े हम बेचैन थे भी कब गाने आना स्टार्ट होंगे। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, ईद अभी 2 हफ्ते रह गए, लेकिन फाइनली भाई पहला गाना आ चुका। मैं सबसे ज्यादा खुश हुआ इस बात को देख के कि एक हिट गाने को फिल्म में इस्तेमाल किया गया। बड़ा एक स्मार्ट मूव था। हम इसके बाद पहले भी कर चुके हैं, हमने वजाहत रऊफ को दिया था कि सदके गाने को डाले मूवी में, इतना हिट है। जो नॉन फिल्मी गीत होते हैं उनको फिल्मों में इस्तेमाल करना बड़ा एक अच्छा आइडिया होता है। गाना ऑलरेडी हिट होता है, लोग उसको जानते हैं गाने को, और आप जब लिरिक्स वगैरह जानते हो ज्यादा फटाफट जुड़ जाते हो। अब हमें इतना मजा आ रहा है गाना सुनने का। इंडिया में बहुत देखने में आता है, बट पाकिस्तान में बहुत होता था ये बैक इन द डे, जब वाला गाने आते थे जो कि नॉन फिल्मी गाने थे, वो हिट होते थे, फिर उनको फिल्म में इस्तेमाल किया जाता था। तो मजा आता था देखने का, तो मैं तो बहुत ज्यादा तो kudos to whoever thought of adding this song into the film। हुमायूं सईद ने खुद डाला था ये प्रमोशनल गाना। ये हुमायूं की फरमाइश, मेरी फरमाइश में था, मुझे ये गाना बहुत पसंद था। उनका था मेरे अंदर बहुत ज्यादा। आई एम अ बिट सैड कि भी ट्रेलर में होता और मजा आता ना, ट्रेलर थोड़ा और हो जाता। इतनी इसकी बीट मजे की है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेलर आगे जाकर थोड़ा सैड होता है, बीच में एंड पे थोड़ी झलकियां वगैरह डाल देते कि चलो ऊपर नीचे। अगर वीडियो ना भी डालते, ऑडियो डाल देते थोड़ी सी एंड पे। वीडियो भी डाल सकते हैं। गाना अभी शूट हुआ ना बिल्कुल एंड पे। अच्छा, ओ मतलब बिल्कुल अभी भी शूट हुआ, थोड़ी देर पहले। थोड़ा पहले शूट कर लेते आप लोग भी, इतनी देर से। है जो भी है, गाना आ चुका मंजर आम पे। मान से जाते मानू, गाना कैसा लगा? सबसे पहले मैं अपना दुख जाहिर करूंगी कि गाना 4K में नहीं था, क्योंकि मुझे वो मेरे एक खुशी मिलती है एक्स्ट्रा कि जब 4K में होता है। अब तो ड्रामे भी जियो वगैरह 4K में आते हैं, सब 4K में आ रहे होते हैं। तो मुझे था कि अच्छा ये तो मूवी आ रही है, तो मैंने फिर बड़े स्क्रीन पे जाके जब लगाया, मैंने कहा देखती हूँ हमारे हुमायूं हमारा इतने प्यारे लग रहे थे। हुमायूं तो माशाल्लाह आई नो, हुमायूं ने लुक बदली है, जो भी किया है वो इतने अच्छे लग रहे हैं, वो बहुत फ्रेश फिट। हम लाइक ट्रेलर में भी सब कुछ था, बट यहाँ पे पता नहीं, आई थिंक ही इज लॉस्ट वेट आल्सो, क्योंकि वो 2 साल पहले प्रॉब्लम मूवी जब भी शूट हुई होगी। तो मायरा खान बड़े मजे की लग रही है। और मैं ज्यादा यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, हाँ मायरा खान ना वो टाइम में नोट्स करो, वो बहुत खुल के डांस कर रही है। पहले लूटारे में नोट किया मैंने, ये मतलब पहले थोड़ी जरा होती थी जरा ना रिजर्व कंपोज के मारा, अब वो मस्ती कर रही है, शी इज एंजॉयिंग, शी इज हैविंग फन। हां, पहले वो एक सर्टेन टाइप के गाने उस तक के होते थे, अब वो हर टाइप के गाने को एंजॉय कर रही होती है। मजा आता है उनको देख के जब वो सैर भी कर रही है। वेरी अनलाइक मायरा। हां, बट अब मायरा खुल के एंजॉय करती है हर टाइप के गाने को। मायरा इज एंजॉयिंग, अच्छी बात है। मुझे मायरा का जो व्हाइट वाला आउटफिट था बहुत प्यारा लगा था, जो पूरा जो मेन, मुझे थोड़ा सा फिर दुख 4K वाली चीज से आ गया। जो मेन फ्रेम्स आते थे ना, जो थोड़े जूम्ड आउट होते थे, वहां पे पिक्सेल्स थोड़े फटे लगते थे, क्योंकि अब इतनी आदत होगी भी है ना। अब तो बल्कि 4K को भी 8K में रीमास्टर कर रहे होते हैं लोग, इतना कुछ कर रहे होते हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा दुख था। आगे मुझे बात भी करनी है कि कहीं कि ना
2015 मुझे लग रहा है थोड़ा फंस गया उसमें। हमें 2025 में आना पड़ेगा, क्योंकि अब गानों का हर चीज की इतनी क्वालिटी, नॉर्मल गाने जो हमारे सिंगर्स वगैरह के आ रहे होते हैं वो भी इतने मजे मजे इतनी महान वीडियोस बना रहे होते हैं, तो उसमें मुझे लगा कि ये थोड़ा सा वहां पर क्वालिटी वाइज। गाना जो है ना ये रात को 10 बजे आया है ना? ना इन्होंने कुछ टाइम बताया कि हमारा इस टाइम गाना आ रहा है, प्रीमियर सेट करते हैं। अच्छा गाने को जरा अभी साइड पे करके मैं थोड़ा यहाँ पे बात करना चाहूंगा फिर पीआर मार्केटिंग प्रमोशन जो भी है कि गाइस यू गाइस नीड टू टेक स्टेप अप योर गेम। ऑनेस्टली बहुत जमाना बदल चुका है, बहुत सब कुछ बदल चुका है। 2015 में रॉन्ग नंबर के टाइम में जब कुछ होता था वो अब टाइम चला गया। हम आम अभी इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, उन्होंने इतनी गेम उठा ली हुई है, हर चीज की वीडियो रील प्रॉपर एचडी शूट्स हो रहे होते, बर्थडेज वगैरह। ये तो प्रॉपर मूवी आ रही थी, गाने का रील फॉर्मेट ही नहीं आया, सो सैड। रील फॉर्मेट नहीं आया, कोई पोस्टर्स आते, गाना रिलीज हो रहा है, कल रिलीज हो रहा है, इस टाइम पे रिलीज हो रहा है, इतने प्यारे प्यारे लुक्स थे, मायरा वगैरह के पोस्टर्स क्यों नहीं आए इन लुक्स में? क्योंकि वो जो गाना था ना ये वाला सबसे पहले लॉन्च जो बाहर इनकी प्रमोशन चल रही है ना, तो वहां पे हमने गाना देख लिया। क्या देख लिया हमने, तो हमें था कि अब इसका गाना फौरन आ जाएगा, अब गाना लेट आया। और ये सबके साथ इकट्ठे जब वहां पे लॉन्च होते तभी आप फेंकते YouTube पे, एक हाइप मची होती है, थोड़े ऑर्गेनाइज दी थी थोड़ा इस चीज को लेके, थोड़ा ऐसे हैपहैज़र्ड सब जल्दी जल्दी में सब कुछ, वो नहीं होना चाहिए। कुछ हमारी मुश्किल से एक मूवी आती है साल में। पता है एक बात बताऊं आपको मैं, अपना गाने को हिट करना बड़ा अब एक आप इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ऑब्वियसली बात किस्मत होती है, अल्लाह की जात है इज्जत देने वाली, बट आप अपनी तरफ से काफी ना फॉर्मूला वन लगा के, अब सबको पता है गाने का रील फॉर्मेट आएगा, एक हुक स्टेप होगा, एक बीट होगी, लोग उस पे रीलें बनाएंगे, यही वाला हुक स्टेप जो है सबने फिर सबको कहते हैं, और बाद मायरा और हुमायूं बेशक कह भी देते हैं कि हालांकि अच्छा गाना था भी प्रमोशन ना, इसमें हुक स्टेप आई फेल्ट कुड हैव बीन मोर नीटर, ताकि उसको आप रेप्लिकेट कर सको ना। अब जैसा लूटा रे उसमें था, लूटा रे कुछ इस तरह की चीजों, ये तो मतलब नॉर्मल है ना, सदके वगैरह कुछ इसमें एक्स्ट्रा स्टेप, एंड यू नो लाइक इट और हेट इट, बट अब इस तरह ही हो गया म्यूजिक में। अब ये एक साइंस बन चुकी है कि आपको वो बीट्स पता है, पूरी मैंने इस पे देखी थी, एक वीडियो देखी थी मैंने, कि एक बीट चुनते हैं, इसको बार बार रिपीट करते हैं ताकि वो कैची बन जाती है, और फिर वो आपके दिमाग में रहती है, और फिर उस पे रीलें बनती हैं, और फिर गाना उड़ जाता है, आपका गाना अड़ जाता है। ऑलरेडी कैची था, लाइक आपको इससे बहुत ज्यादा ऑलरेडी हाइप मिलनी थी। अब आधे लोगों को पता ही नहीं कि गाना आ गया। इवन लाइक आप व्यूज देखोगे, जो कि मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है कि हमारा इतना हिट गाना है, लाइक 2 चैनल्स पे लगे, कल तक तो 21 आवर्स हो गए थे, लाइक 100 के भी रीच नहीं हुआ था, तो वो मुझे बहुत सैड लगा। खरीद ले, जो पुश करनी पड़ती है, प्रॉब्ली कर ही लेंगे, बट मुझे था क्योंकि पता ही नहीं ना लोगों को रात के 10 पे जा रहा है। और मैंने जब गाना लगा ना, मैंने सबसे पहले देखा मायरा का इंस्टा, नो पोस्ट, मैंने तो अभी तक भी पोस्ट नहीं किया। हुमायूं का इंस्टा देखो, उन्होंने बहुत लेट पोस्ट किया। मोमेंट बहुत फर्क पड़ता है, अब मैं दुनिया बहुत आगे चली गई है। मैं कंपैरिजन करूंगी, ठीक है, बाहर कहीं पे भी चल जाओ, इंडिया देख लो, हॉलीवुड देख लो, आपके इंस्टा फीड जब आपकी मूवी आती है ना, मैं इंडिया से कंपैरिजन इसलिए करूंगी, हम लोग ज्यादा इंडिया की मूवीज देखते हैं। समझो आलिया भट्ट की जिगरा आई थी, उनकी पूरी इंस्टा की फीड वाज जिगरा। मायरा की नॉर्मल अपने शूट से पता नहीं चला लव गुरु है कि नहीं है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रमोट करना पड़ेगा। एक ही मूवी आ रही है, बैक टू 2015 रॉन्ग नंबर जब आई थी, समरा मुस्लिम को मैं यहाँ पे क्रेडिट करना चाहूंगा कि उन्होंने जब पीआर पाकिस्तान में पीआर इतनी प्रॉपर्टी होती थी पहले, सब में ज्यादा स्टार्ट किया था ये, यू नो कॉलेज में जाना, स्कूल वगैरह में, मैगजीन कवर्स, मॉल्स में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो पूरा एक तरीका था जो बड़ा हमने इसको अप्रिशिएट तब किया था। ज्यादा मैंने आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर कि समरा ने कैसे पीआर गेम को चेंज किया। आई फील लाइक 2025 में फिर से कुछ चेंज करना पड़ेगा, समरा वापस आ जाए। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वहीं पे अटक गया। नए आइडियाज के साथ आपको वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है कि अब क्या चीज चल रही है। अभी ने चाहे था कोलैबोरेट करते इन्फ्लुएंसर्स के साथ, टिकटॉकर्स के साथ, जो पता है जिनकी रीच है। गाने इतना लेट आ क्यों नहीं है? अभी 2 हफ्ते रह गए मूवी आने में, किस तरह प्रमोट करेंगे? कोई गाना बाकी आया ही नहीं है अभी, लाइक लिटरली कोई गाना नहीं है। अब तो पता पहले एक होता ना तरीका होता था कि ट्रेलर आएगा, सॉन्ग 1 सॉन्ग 2, अब तो सब कुछ इतना शेकअप हो चुका है कि पहले गाना चाहे बेशक 3 महीने पहले फेंक देते हैं लव गुरु का, अब तो इतनी चीज आगे पीछे हो गई है। अब इंडिया वाले जो है पुष्पा फिल्म थी, कौन सी थी जिसका गाना आ गया था? पुष्पा के गाने तो बहुत साल पहले से भेज दी थी ना, लिरिक वीडियो डाल दी हुई थी कि चलो ठीक है गानों के साथ अब जरा हो बन जाओगे, अंगारों का अंबर सा लगता है, और लोग बन जाते हैं गानों के साथ, क्योंकि वो इवन ये वही लोग ही करते हैं। मुझे वो जैकलिन का भी गाना आता है, रा 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 रकमा रा रा रा। तो ले गाना आने से पहले उन्होंने वीडियोस फेंक दी हुई थी, तो इस तरह इनको भी चाहिए थी करते। तमन्ना का जो गाना था वो जो रजनीकांत वाला, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा कौन पहले गाने की याद है, पूरी वीडियो बनाते थे अपने वो। हाँ वो इस तरह करते हैं हमेशा, तो इनको भी करना चाहिए। इवन तो लव गुरु की अब एल्बम भी आ गई है, कुछ पता ही नहीं है। एल्बम लॉन्च हुई है, फेंक दी एकदम से 17 में से आई हुई है। नहीं स्पॉटिफाई में, स्पॉटिफाई पे डेट आती है। हाँ अभी परसों आई है, स्पॉटिफाई पे डेट आती है। पब्लिक ने परसों किया, फिर पता नहीं पब्लिक परसों की होगी, तो मुझे था एल्बम में किसी को पता ही नहीं है, और गाने पे 5 अच्छा एल्बम भी ना फेंकनी चाहिए मेरी नजर में। अगेन हर किसी अपना टेक होता है। अच्छा मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी, मैंने कहा अच्छा मैंने कहा था रमशा गाना, रमशा गाना देखो, रमशा गाना कौन सा? रमशा गाना कुछ उस तरह का होगा ना, सेड्यूस कर रही हैं।
ऐसा लगा रमशा की प्यार हूं, मैं रमशा की प्यार बिल्कुल नहीं हूं। नहीं मोमेंट वैसे एक्साइट था कि चलो एक नया उस तरह अच्छा वी लाइक डांस नंबर्स, वी लाइक पेपी डांस नंबर्स। हां तो हम लोग बड़े एक्साइट थे, तो वो रमशा गाना भी है। अच्छा मुझे पूरी एल्बम में ना वो गाना बहुत पसंद है, टूट गया। लाइक इवन तो सैड गाना है बट वो ट्रेलर से ही टूट गया, मैं टूट गया। फरहान सईद, यशल, ज़ैन ज़ुहैब सब वो गाना मुझे बहुत। अच्छा गाने ना आहिस्ता आहिस्ता आप पे ग्रो करते हैं, तभी गानों को जितना जल्दी गाने आ जाए उतना बेहतर होता है। क्या आप सुन लेते हैं ना, फिर आपको मूवी देखते हुए भी मजा आता है। जैसे टूट गया मुझे, अब लव गुरु का जो मेन ट्रैक वो भी मजे का है, वो जो मोहब्बत का पाठ पढ़ाने आया लव गुरु आया वो मतलब कि पीछे से बट मजे का लगा मुझे, कैची सा है। अब मुझे वही था, अब जैसे अब ड्रामों पे आओगे, मैं फिर कंपैरिजन में आ रही हूँ, कभी मैं कभी तुमने कितनी मजे की साउंड ट्रैक बनाई थी, उनके एक एक गाने से उनके ड्रामे को एक्स्ट्रा बूस्ट मिला, और वो एक ड्रामा था। मूवी तो और बड़ी स्केल पे होती है, तो आपको अपनी साउंड ट्रैक पे बहुत काम करना पड़ता है। मार्केटिंग पीआर टीम नीड्स टू वेक अप। मैं तो पता नहीं, पहले मैं बड़े दबे लफ्जों में कहती थी हम्बल होके कि वो हमें भी पूछ ले, हमें एक्चुअली रखें आप लोग, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें, मैं इतनी हैरान हूं कि अभी तक ये चीजें क्यों नहीं कोई, हालांकि हम कोई एक्सपर्ट्स नहीं हैं। हां हम कोई प्रोफेशनल इस चीज में बता देंगे आपको बातें, इतनी बातें तो हम भी बता देंगे कि आपका फॉर्मेट। छोटी सी बात है वो जो गाने का होता है ना, जब आप रील में आते हैं इंस्टाग्राम पे, तो पता है ना ऑडियो कहते हैं हमारी वहां से इस्तेमाल करें, इंडिया वाले इस तरह करते हैं ना, ताकि वो रील चले, उस पे कितने व्यूज आ रहे हैं, कितनी आगे फैलती है, हमारा कोई कुछ और अगर कोई बात अभी कमेंट करना चाह रहा हो इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया कहीं न कहीं एक इंडस्ट्री है, हमारे नेबर्स रह चुके हैं और बहुत ज्यादा सेम हमारी चीजें, इसलिए वहां से ज्यादा हम चीजें देखते हैं, कंपेयर करते हैं। हाँ खैर गाना मुझे वैसे बहुत मजे का लगा, मायरा के लुक्स वगैरह, बीच में जो ग्लिटर वाला था स्केट, वो भी बड़ा प्यारा लगता, यॉट वाला सीन सारा वगैरह मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैं एक बात कर चाहूंगा अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, जो बहुत लोग बात करें एज को लेके, भाई हमें डे वन से पता है मायरा इज 40, हुमायूं इज 53, तो ये मुझे कमेंट्स बहुत ही अनवांटेड लग रहे हैं। इंडिया में अगेन इंडिया की बात बार आ रही है, अब इंडिया अगेन वो कंपैरिजन पॉइंट है, हम लोग बचपन से बॉलीवुड देखते हैं, उनके जो स्टार्स हैं वो इनसे भी बड़ी उम्रों में वो काम कर रहे हैं ना, उनको हम देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो अपनी बारी आई थिंक इट्स दे लुक गुड। मायरा ट्रेलर में फुल बहुत फिट लग रही है, हुमायूं गाने में नहीं। अरे इस गाने में मुझे थोड़ी सी पता नहीं लाइटिंग ऑफ थी, मेकअप कुछ ऑफ था, मायरा के चीक्स ऐसे पता नहीं फिलर, मुझे नहीं पता कुछ है नहीं है, आजकल हर कोई करा रहे हैं कोमल के बाद में कसमें खा लेते, नहीं करा रहे। मैंने नहीं करवाया भाई, खुदा की कसम। तो शायद उन्होंने कुछ फूले से बहुत कॉमन हो चुका है, ये वो जो थ्रेड डाल के अपनी वो फवाद भी कराते हैं ना, ईमान कहां चली गई है, ये भी कुछ कराते हैं लोग स्किन। ईमान को कुछ नहीं पता किसने क्या करा है, ईमान से बात कर रही है, मैं मारी हूं, अब तो हनी बहुत नॉर्मल हो गया। सबा फैसल जी की वीडियो आई जो सबको रेट कर रही है 100 में से कितने परसेंटेज प्रोसीजर्स कराए हुए हैं, उनकी ब्यूटी कितने परसेंट नेचुरल है। मैं भी यार 60%, हानिया आमिर 70%, तो कुछ लोग के नाम में से आ जाते हैं, करा रहा है, तो बेबी बॉटॉक्स भी होता है, पता नहीं क्या लोग हर कोई करवा रहा होता है, मतलब कि आंटियां वगैरह भी किटी पार्टी में जाती कि नो आई फील लाइक आई हैव अ फाइन लाइन, आई नीड टू गेट दिस फिक्स, तो लाइक सब फिक्स करा रहे होते हैं। तो खैर मैं क्या बात कर रही थी, हमारा मुझे व्हाइट आउटफिट बहुत प्यारी लगी, जो ब्राउन वाला आउटफिट था ना वो थोड़ा सा मुझे उस वाले आउटफिट थोड़ी ऑफ लगी थी, बट हमारी मुझे पूरे गाने में बहुत फिट लगे। अब ट्रेलर में पता नहीं वो थोड़ा सा वेट उनका बढ़ा हुआ था, गाने में उनका वेट कम था, मुझे बहुत जबकि मूवी पहले प्रॉब्ली शूट हुई है, वो गाना बाद में हुआ है, बट गाने में ज्यादा मुझे यंग लग रहे हैं, गाने में ज्यादा मजे के लग रहे हैं, बहुत। मेरे पास सारे मशहूर हैं पीआर टीम के और क्या मशहूर है मोमिन आपका? गाना पूरा ही होना चाहिए था, हाँ 2 मिनट का मैक्स 2 मिनट का, आपको सारे आउटफिट्स, लुक्स भी 3 थे आपके, खत्म हो गए ना वहाँ पे, बट आई थिंक क्योंकि प्रमोशनल गाना था और शायद एंड पे उनका वैसे भी एंड क्रेडिट्स में ही होगा, तो खैर है पूरा गाना फेंक दिस में क्या है ताकि लोग एंजॉय करें, बट मैंने भाई गाने को एंजॉय किया, जैसे कुछ भी नहीं आ रहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मूवी आ रही है। हम लोग वही सैड मेरे लिए बाद में हॉरर मूवीज देखने लग गई थी सिनेमा में, क्योंकि और तो कुछ आ ही नहीं रहा था। इधर उधर फाइनल डेस्टिनेशन मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय की, बट बाकी सब मूवीज में थोड़ा सा इधर उधर देखती होती, तो मैं बहुत खुश हूँ कि ईद पे शुक्र है हमारी मूवीज आ रही हैं, मजा आएगा। बट आई स्टिल फील दैट पीआर वगैरह की मैंने बात की, हमें गाने शूट वगैरह के सेंस में भी जो सेटअप वगैरह होता है उसमें भी हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। 2015 में जब सेल्फियां रे सेल्फियां, हाय रे मेरी सेल्फियां, अब ये गाना आया था 10 साल पहले, तो ऑब्वियसली बात है हमारे बजट छोटे थे, इंडस्ट्री का रिवाइवल स्टार्ट हो रहा था, तब से लेके अब तक 10 साल गुजर चुके हैं, हमें जरा अपने काम को और बेहतर करना होगा। विजुअल्स की बात भी करें तो चीजें और ग्रैंड होनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए, एंड अगर हम एडिटिंग वगैरह शूट की बात भी करें तो आई फेल कि एडिट थोड़ा मुझे और बेहतर हो सकता था, जो स्लो मो थे बीच में आ रहे थे, तो मुझे लगा इट कुड हैव बीन अ बिट बेटर, बट रिगार्डलेस वी आर हैप्पी कि भाई एक फिल्म आ रही है, गाने शाने इसमें है, बड़ी कास्ट है, एंड वी जेन्युइनली वांट द फिल्म टू डू वंडर्स, बिकॉज़ अभी इस हालात में फिल्म का आना और बनाना बड़ी मुश्किल बात है, बिकॉज़ बहुत ही बुरे हालात
आते हैं। तो कूडोस टू द एंटायर टीम को फिल्म लेके आ रहे हैं। बस आई जस्ट विश एंड होप एंड वी आर सेइंग दिस एज यू नो सपोर्टर्स, एज फैंस, एज पीपल हु आर एलाइज। हम चाहते हैं कि फिल्म आए और इंडस्ट्री आगे बढ़े, तो आगे और मूवीज भी हैं तो हम अपनी गेम को बढ़ाएं। अब मैं फिर पुराने म्यूजिक वाली वीडियोस वाली भी बात पे आऊंगी। अदनान काजी इतनी मजे मजे की वीडियोस बनाते हैं, फरहान जी गानों वगैरह की, आयमा बे के गानों की, इससे कुछ डिफरेंट। वो मतलब गानों के भी बजट कितने लाइक बहुत ज्यादा नहीं होते, मूवी का बजट है उस हिसाब से होते होगा ना। ये भी जरा थोड़े कुछ वो बिजली के शॉट्स डाल करते हैं, घोड़ों की सवारी, अदनान काजी का स्टाइल जो होता है, बट लाइक वो बड़े मजे के लगते हैं गाने। तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। सेम टीम के साथ काम करना चाहिए, बट कभी कभी कुछ नए लोगों को भी गाना आ गया, इंस्टा पे पोस्ट से लगी, काम खत्म नहीं हुआ। अब आपने इस गाने को कहते हैं ना वो जो पता है अब तो ये भी शुरू हो चुका है कि पोस्ट में जब गाने लगते हैं वो उसके भी लोग पुश करते हैं, वो लगे अपने एक्टर फ्रेंड्स को भी बोले वो भी गानों के ऊपर वीडियोस बनाए, सब आगे से टैग करें, 2 लोग को और टैग हम सब करें मायरा के साथ गाना इस पे, मतलब सब आगे इंडस्ट्री जरा पट्टी से खड़ी हो रहा। अच्छा फिल्म का पोस्टर भी आया एक और भाई, जिसमें एक सरप्राइज रिवील हुआ है जो है अहमद अली भट्ट का। अच्छा मैं अहमद मिले थे मंगी बिजनेस के उधर ना, तो वहां पे मैंने पूछा कि आप हैं फिल्म के अंदर, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं हूँ। अहमद अली भट्ट बहुत थोड़े से स्नीकी एक्ट कर रहे थे, नहीं तो हाँ तो नहीं। बट अब राज हो चुका, खुल चुका कि वो है भी फिल्म के अंदर और पोस्टर में है वो, और लग ऐसे था कि वो है फियांसे अहमद अली भट्ट है। अभी कंफर्म नहीं पता बट लग ऐसे रहा है, क्योंकि उनको ट्रेलर में नहीं डाला। मायरा ने कहा था ट्रेलर में डालना चाहिए था, पोस्टर में, और अहमद अली भट्ट हैं तो ऑब्वियसली अगर ट्रेलर में नहीं डाला तो कुछ तो होगा दाल में काला। ये ऐसी टाइम ही बेहतर बताएगा क्या सीन है। अब मैं इस पे कुछ कमेंट पास नहीं कर रही हूँ, लग रहा है पहले गानों क्योंकि फियांसे मेरे माइंड में पता नहीं बहुत डिफरेंट नाम इन्होंने खुद ही किया। अगर ये नाम करते फवाद खान कौन होगा, कहाँ पहुंच गए थे, फहद मुस्तफा वगैरह, किस को हम लोग सोच रहे थे कि मायरा ने कहा हम रिवील नहीं करना चाहिए था मेरे सेकंड हीरो। तो उस सब के बीच में थोड़ा सा मैं मुझे हुआ कि अच्छा अहमद अली भट्ट है। अहमद अली भट्ट हमेशा ये टीम कटी घूम रही होती है, मतलब कि आई वुड बी हैप्पी अगर वैसे होता, बट इन्होंने क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट डाला ना कि हम बताएंगे नहीं, इसको खुफिया राज रखेंगे, शायद अभी खुफिया राज ही हो, उन्होंने भी जान के किया हो। मैं बहुत अपने माइंड में थ्रिलर सोच रही हूँ। अभी भी मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद कुछ और सरप्राइज एलिमेंट हो, शायद आगे बढ़े। यस भी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी फिल्म की जो ईद के मौके में आने वाली, जिसका नाम है दीमक। और ऑनेस्टली मैं यहाँ पे खास तौर पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा फिल्म की PR मार्केटिंग और यू नो उस पूरी टीम को, कि ये इतने ऑर्गेनाइज चल रहे हैं, इतने ऑर्गेनाइज चल रहे हैं। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने पाकिस्तान में पिछले 10-15 साल में इतनी ऑर्गेनाइज कोई फिल्म देखी है कि पिछले 3 महीनों से इन्होंने छोटी ईद पे शुरू कर दी थी। ट्रेलर इसके सिनेमा घरों में चल चुके थे और मैंने इसका ट्रेलर को 10 बार देख लिया है। हाँ, और ट्रेलर देख के भी ना माइंड में अच्छा मूवी आ रही है पता चल गया है। पूरे पाकिस्तान में इनके पोस्टर्स हर जगह लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे इनकी पोस्टर कब से मैं देख रहा हूँ आई जा रही हैं। सोलो पोस्टर्स भी उन्होंने और अब मुझे पता नहीं क्या डील क्या किया विद द सिनेमाज आल्सो, वो अपने इंस्टाग्राम फेस पे बार-बार इनका पोस्टर लगाते रहते हैं। तो हर लाइक पिछले 2-3 महीने से ना हर दूसरे दिन मैं देखता हूँ दीमक को। और इवन उनको वो भी जो पोस्टर वाला जो वो भी बड़ा मुझे एक अच्छी बात लगी राफे राशिदी की, कि इनका जो पोस्टर है उन्हें बहुत स्मार्टली खेला। अब उनका जो ऑब्वियस बात है पाकिस्तान में बहुत आजकल ट्रेंड चला हुआ है, इंडोनेशियन फिल्म लोग बहुत देख रहे हैं, टर्किश इंडोनेशियन जहाँ की बाहर की जो है फिल्म जो आ रही है, सिजिन जो भी हॉरर फिल्म आ रही है, बहुत एक ट्रेंड चल पड़ा है और वो बोरियां भर की फिल्में आ रही हैं। अब राफे ने इसमें अपनी फिल्म दीमक को, मुझे लग रहा है अब आई नो कि उन्होंने कॉन्शियसली किया कि नहीं किया, कि उसका जो पोस्ट है वहां पे लग रहा है कि वो कोई बाहर की फिल्म लग रही है, यू कैन नॉट टेल कि पाकिस्तानी फिल्म है। वाले को दूसरे उन्होंने इस तरह के पोस्टर सारे बनाए जिसमें से लग रहा है कि पता नहीं शायद उन्हीं मूवीज में से है, और ये बहुत एक प्लस पॉइंट हो सकता है क्योंकि लोग वो वाली मूवीज बहुत शौक से देख रहे हैं। अब मैं लोगों के लिए भी है कि आप लोग अगर वो मूवीज देख रहे हो हॉरर शौक से, तो ये भी देखो उसमें सारे एलिमेंट्स हॉरर वाले ट्रेलर की बात पहले भी कर चुके हैं, बहुत कमाल का ट्रेलर है, इसमें प्रॉपर एक हॉरर फिल्म है और कोई इसमें वो मस्करापन नहीं है। अक्सर होता है हम कहते हैं कि ओ बजट बहुत कम था, ओ बहुत हंस रहे होते हो कि हॉरर मूवी है, हॉरर है। ये हॉरर मतलब कि स्टोरी वाली मजे की लग रही है हमारे, क्योंकि टर्किश वाले भी एलिमेंट्स ये डालते हैं ना कि थोड़ा इस्लाम वगैरह करके, ये भी हमारे अपने कल्चर टाइप की लग रही है, तो मजा आएगा देखने का। प्लीज जाके जो हॉरर मूवी वैसे भी देखते हैं देखें। इनका प्रीमियर है अभी 1 को, और अभी से राफी ने उसके भी इनवाइट्स भेज दिए हैं, लाइक प्रॉपर सबको इनवाइट भेज रहे हैं, यू नो विद देयर नेम के भी कस्टमाइज तरीके से, तो अगेन वो इतना प्रॉपर चल रहे हैं। अच्छा, उनके वैसे भी फायदा क्योंकि गाने शाने नहीं ना होते, लव गुरु गानों में फंस गए, उनके 5 गाने पता नहीं कब रिलीज करने हैं, तो ये थोड़े गानों से भी बच गए हैं, बट इनकी वो स्ट्रेटजी वगैरह बाकी सही है कि उन्होंने बड़ा यस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और फिल्म के बारे में जिसका नाम है आसमान बोलेगा। तो आप सबको बताते हैं कि आसमान कब बोलेगा।
अच्छा हुआ कुछ, ये बात स्टार्ट हुई थी, मैंने जब इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की थी, लास्ट वीक की बात है, जहां मैंने कहा था भाई इस फिल्म को भी रिलीज कर देना चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग है। मैंने माया को टैग किया या मार्क को टैग किया, फिर उन्होंने रीपोस्ट किया और माया ने ये बात दोहराई कि भाई फिल्म को भी रिलीज कर देना चाहिए। और कहीं देखिए एक कैंपेन चल गया कि वहाज ने इसको स्टोरी पे लगाया, फहद मुस्ता ने कमेंट किया और सब लोग चाह रहे थे फिल्म भाई सिनेमा घरों में आ जाए। अब हुआ कुछ यूं कि माया ने इंस्टाग्राम पे पोस्टर लगाया फिल्म का, उन्होंने कैप्शन, ईमान क्या लिखा, जब पोस्टर में भी नीचे लिखा हुआ कमिंग सून, उन्होंने वहां पे लिखा हुआ कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। उन्होंने कहा आई होप आसमान बोलेगा एक्कोस विद अ स्ट्रॉन्गर वॉइस। और इससे कहीं कि लग रहा है कि प्रमोशन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है और लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और कहीं कि एक सवाल भी फिल्म में कब आएगी, तो लोग वेट कर रहे हैं। परफेक्ट मोमेंट है साइड, जिस बात हम लोग क्यों हुए हम हूट करेंगे, एक क्लैप शैप होगा, वो मोमेंट्स होंगे। अच्छा ऐसा बहुत कम होता है कि आप एक मौका है, एक सेंटिमेंट है और उसी के मुताबिक एक फिल्म बनी है, बनी पड़ी हुई है। वरना होता है भी परवाज़ जुनून सब कह रहे हैं कि वो रिलीज करें, तो वो जब कर रहे हैं तो ये तो फिर एक नई मूवी है। मैंने माया से बात की इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ ऑफिशियल कुछ कंफर्मेशन है कि कब आ रही है, बट सब लोग कोशिश कर रहे हैं। प्लीज कोशिश करें, इस कोशिश को कामयाब करें। हाँ मजा आएगा ना? हाँ मजा आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं माया को लेके एक और खबर के बारे में जो सोशल मीडिया पे आजकल आ रही है। और ये एक ऐसी खबर है जो एवरी फ्यू मंथ आ जाती है और पिछले 2-3 साल से आ रही है। एक बात जब बजाने की बहुत देर से कोशिश हो रही है। ऑब्वियसली बात मैं करूं माया अली और बिलाल अशरफ की शादी के बारे में, जो पिछले 2-3 साल से बात चल रही है। अच्छा कभी होता है उनकी निकाह हो चुका है, कभी होता है कि है नहीं, निकाह टूट गया है, ये हो गया वो हो गया, अभी तक कंफर्म ये तो 2-3 साल से बात चल रही है। इस पे कुछ भी अच्छा कोई भी कंफर्म नहीं कर सका। बात नहीं, हाँ बस वो एक चाइनीज विस्पर ऑफ सॉर्ट्स बन चुका है कि बात फैलते फैलते यहाँ पहुंच चुकी है। अभी फिर से बात आ गई कि शादी हो गई इनकी। हाँ अब जबकि पता नहीं क्यों लास्ट टाइम तो मुझे याद है तब बहुत ज्यादा इनकी क्लोजनेस थी, बिलाल जी, माया जी बड़े अच्छे लगते थे, लोग शिप कर रहे थे, मैं भी उस शिप के साथ साथ सेल कर रही थी, तो बड़ा अच्छा लगा था। अभी भी इनका जो शूट आया बड़े प्यारे लगते हैं साथ, तो कहीं ना कहीं फैंस शिप कर ही देते हैं। बट शादी का यहाँ पे बता दूं कि बिलाल ने कमेंट भी किया उस पोस्ट के नीचे, उन्होंने कहा कि भाई क्या आप लोगों ने इंडियन मीडिया से इंस्पायर होकर, झूठी खबर है। अच्छा मैंने माया से बात की, मैं कर रहा था आसमान बोलेगा के बारे में, तो मैंने उनसे ये पूछा कि शादी का भी क्या सीन है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये गलत खबर है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और ये पता नहीं बात क्यों आ जाती है, बड़ी गलत बात है। चलो एक्टर से भी पूछते हैं, वो लोग तो कह रहे हैं गलती है। आप लोग अच्छा ये अक्सर में कहते हैं ना ऑडियंस भी कि आप लोग एक्टर से कंफर्म कर लिया करें, तो हमने कंफर्म भी कर लिया। फिर मुझे हमेशा ना इस तरह की बातें कंफर्म करना बड़ा अजीब लगता होता है कि ऋषभ की या वगैरह की, लेकिन की बात मैं ऑलरेडी कर रहा था आसमान बोलेगा के बारे में। सालों से बात चलती आ रही है तो इतनी देर आप बात नहीं छुपा सकते मेरे ख्याल से, तो हाँ प्रॉब्ली हाँ। बट खैर मैं फिर भी शिप करूंगी अगर इनके केस कुछ है तो, इनके एज अ फैन मुझे दोनों बहुत प्यारे लगते हैं। आप इनको शिप करना इनकी फिल्म में, याद है हमने खबर एक ब्रेक की थी इनकी फिल्म आने वाली है, वो बड़ी मैं कह रही हूँ आसमान बोले कि शिप क्यों कर रहे हैं, वो तो इमाद थे जहाँ हमने खबर ब्रेक की थी। आई थिंक लास्ट ईयर की बात है जहाँ पे बिलाल अशरफ माया अली आपको एक एक्शन फिल्म देखने को मिलेंगे। एक्सक्लूसिव स्कूप, एक मेगा बजट एक्शन फिल्म के बारे में जिसमें आपको नजर आएंगे बिलाल अशरफ और माया अली। तो खान साहब उसका आई थिंक वो वर्किंग टाइटल है, तो उसकी भी शूटिंग आजकल चल रही है जोरों शोरों से, तो मजा आएगा, फिल्में आएंगी भाई, है ना, हमारे सेट में अभी थोड़े रंगीन शंगीन होंगे, मजा आएगा, है ना, होपिंग फॉर द बेस्ट। यस आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं फिल्मों से रुक करते हैं टीवी का, जो टीवी में फिल्मों से कुछ कम नहीं है। जी हाँ, बात करें ड्रामा सीरियल शेर के बारे में, तो शेर भी आ चुके हैं एयरवाइड डिजिटल पे और शेर के 2 गाने आए, एक नहीं 2 ओस्टीज, और ईमान बहुत उतावली हो जा रही है इसकी बात करने के लिए। मुझे वैसे अच्छा लगा कि उन्होंने 2 गाने किए, मोमन कहाँ 2 गाने आते हैं, जैसे एक है फलक शबीर का, बहुत सही सिंगर का उन्होंने इंतखाब किया, तेरे नाल प्यार वे, फुल रोमांटिक सा गाना है। मैं थोड़ी सी हैरान हुई, ये मतलब है तो ड्रामे का गाना ही ना, एंड वाले शॉट में ना वो टीवी देखते हैं, टीवी में उनका सीन चल रहा है, फलक और सारा ऐसे सर पे ऐसे रखे हुए हैं। क्यों वैसे जरा जो मेन कैरेक्टर के साथ जुड़े होंगे वो कहेंगे फलक और सारा सिंगर के कहेंगे हमारी, मुझे नहीं पता इनका ड्रामे में नाम क्या है, क्यों हमारे वो सिंगर के साथ सर रखे बैठे हुए हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा लगा। बट स्पेशल दूसरा जो आरिफ लोहार और फैसल का पार्टी का जरा एक उन्होंने एक बड़ा फ्यूजन किया है। हाँ वो भी। अच्छा आरिफ लोहार का ना पता नहीं कौन सा गाना, मुझे पुराने किस गाने की ना याद आ रही है। अच्छा मुझे जुगनी जी लगा था, जुगनी भी लग रही है, क्योंकि उनका स्टाइल ही एक तरह का, तो ऐसे लगता है वो पता है वो गाना था दाता दे दरबार,
आप लोगों को कौन सा लगता है, आप लोगों को नीचे कमेंट करेगा, बट थोड़ा कुछ रिजेम्बलेंस थी। बहुत ही कमाल की आवाज है और बड़ी अच्छा ऐसी डिस्टिंक्ट कुछ आवाज बहुत ही ठा लगती जाके, है ना? हाँ, उनका स्टाइल, उनका तरीका जैसा करते हैं, तो मैंने बड़ा एंजॉय किया। गाने की वीडियोस कुड हैव बीन अ बिट बेटर, क्योंकि मुझे एयरवे से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इतने मजे मजे टीजर फेंक देते हैं, एमी अलग अलग पूरे सेट बना के मैं कि इन्होंने फेंके थे इस तरह के। इवन इसका ही वो जो रामलीला टाइप वाला बनाया था, कुछ तो चलो डिफरेंट था। गाना बहुत जल्दी में अफरा तफरी में वीएफएक्स डाल के, शेडी से शीशे डाल के, बट मैं खुश हूं कि चलो 2 गाने आए हैं, तो रियली एक्साइटेड फॉर दिस। कुडोस टू अब्दुल्ला सेजान। यस, ऐसे गाने वगैरह बनाए और कभी मैं कभी तुम की तरह साउंड ट्रैक्स वगैरह हैं। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं भाई, क्योंकि बात करते हैं शेरनी की बात करते हैं, यानी कि सारा खान के बारे में। तो सारा की एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा चर्चा में है आजकल सोशल मीडिया में, जहां उन्होंने बात की फेमिनिज्म के बारे में। ईमान, क्या कहा सारा ने बोला मैं इतनी फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं इतनी कोई फेमिनिस्ट हूँ नहीं। आदमी का जो मुकाम है वो रहे ताकि हम सुकून में रहें, आदमियों का जो मुकाम है वो वहीं रहे ताकि हम सुकून में रह सकें। मैं भाई लाइनों में खड़ी होकर बिल शिल नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं खुद जाके बिल नहीं पढ़ना चाहती, मैं खुद लाइनों में नहीं खड़ा होना चाहती। मुझे तो अच्छा लगता है मैं घर में सुकून करूँ बाकी औरतों की तरह। हमारे पुराने जमाने की औरतें थी ना, घर में बैठ के सुकून करती थी, मैं वही औरत हूँ। और उन्होंने ये अच्छा, इस बात को लेके लोगों ने बहुत से कमेंट किए, बहुत सी हीटेड डिबेट चली कमेंट सेक्शन में। तो मैं यहाँ पे 2 मेरे बातें यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पे रखना चाहूँगा कि जो फेमिनिज्म लफ्ज के मायने ना, वो कहीं ना कहीं ना बहुत ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल लफ्ज बन चुका है। क्योंकि फेमिनिज्म एट इट्स कोर इट इज जस्ट अबाउट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर बोथ द सेक्सेस। अब सारा की जो उनकी जो सेंटिमेंट है मैं उसको समझ चुका हूँ, उसकी बात ही अभी मैं थोड़ा सा आगे जा करता हूँ। क्योंकि पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सारा का ये बात बोला ना, बीइंग एन एक्ट्रेस वाज अ बिट ऑफ, बिकॉज़ बीइंग एन एक्ट्रेस आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे बहुत सालों तक एक्टिंग में घुसना लड़कियों के लिए अभी भी आसान नहीं है। इट्स अ प्रिविलेज कि यू आर एबल टू, यू हैव द फ्रीडम टू वर्क और सब कुछ आपको मिला है। तो कहीं कि ये जो एक फ्रीडम है ये फेमिनिज्म के थ्रू औरतों ने जब हकों की लड़ी औरतें, उसके बाद कह रही कि आपको एक फ्रीडम मिली कि जहां आप घर से बाहर निकलना है, काम करना है, सब कुछ करना है। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस होती है। ट्रेडिशनली औरतों के जो रोल थे बहुत पब्लिक में कम थे, वो प्राइवेट थी, और टीवी फिल्म तो बिल्कुल एक अलग बात थी। तो ये बात कहना, बीइंग एन एक्ट्रेस आप अपनी एक जिंदगी चला रही हैं, आप काम कर रही हैं, यू मेकिंग मनी, तो ये थोड़ी ऑफ सी बात है कि आप कह रही हैं कि फेमिनिज्म की जो उसके फायदा भी उठा रही है, और कहीं ना कहीं आप फिर कह रही हैं कि भाई मुझे भी पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे अगर वो काम शायद नहीं करी थी तो मे बी अगर वो कहती तो एक डिफरेंट वे में जाता, क्योंकि हमारे ट्रेडिशनली यही कहा जाता है कि हस्बैंड शुड प्रोवाइड और वो सब कुछ। तो अब मैं सारा की बताता हूँ बात, सारा की जो स्टेटमेंट मुझे कोई इतनी ऑफ नहीं लगी थी। कुछ पर्सनली मैं भी चाहूंगी कि मेरा हस्बैंड ट्रेडिशनली सब कुछ करे और मैं थोड़ी पैम्पर्ड हूं, और क्योंकि मुझे लगता है फेमिनिज्म लफ्ज के मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने इसको कहने की इसको समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मसला कि आजकल रेडिकल जो फेमिनिज्म है ना, वो बहुत ज्यादा वो पाकिस्तान में खास तौर पर बहुत ज्यादा देखने में आता है। और जो औरत मार्च में ना वो बड़ी कंट्रोवर्शियल बन चुकी है हमारे मुल्क में। और कह रही है उसके बाद बहुत सी खवातीन हैं जो खास तौर पर जिन लगता है वो थोड़ी कंजर्वेटिव हैं, वो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, जिन लगता है कि जो पहले नॉर्म्स थे, जो रोल्स थे, जो वैल्यूज थे, उनके साथ चलना चाहती हैं। इसमें अगर कोई सही गलत बात नहीं है, हर किसी की एक चॉइस होती है, एक प्रेफरेंस होती है। आपको चॉइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, कोई भी किसी चीज को बुरे वे में ना देखे कि अच्छा ये अगर कोई होम मेकर बनना चाहते हैं उनकी अपनी चॉइस है, कोई काम करना चाहते हैं उनकी अपनी चॉइस है। बस ये फ्रीडम के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि हर किसी की अपनी चॉइस होनी चाहिए। जबरदस्ती घर में भी नहीं बिठाना, जबरदस्ती काम भी नहीं करवाना, दोनों तरीके से गलत है दोनों जेंडर्स के लिए। लड़का भी चाहे तो कह सकता है कि मैं नहीं करना चाहता, लड़की वो एम्बिशियस के साथ शादी कर ले, लड़की काम कर ले, लड़का घर में हो जाए, कोई भी कर सकते हैं, बस अपनी चॉइसेस को उनकी रिस्पेक्ट करें। रेडिकल फेमिनिज्म ना हुआ कुछ है कि एंटी मेन एक सेंटिमेंट सामने आ चुका है, और कहीं कि इसको पाकिस्तान के माशरे में खास तौर पर इसको एज वल्गर, एज एंटी फैमिली देखा जाता है। तो उस लिहाज से बहुत से लोग कतराते भी हैं इस लफ्ज का इस्तेमाल करने में। किसी को शेम नहीं करना चाहिए किसी भी चीज से, हर किसी के अपने थॉट्स हैं, जो भी है वो जिस तरह वो डिफरेंट चीज चाहते हैं, वो उनकी अपनी वांट है। द करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी दैट आई एम अ फेमिनिस्ट बिकॉज़ आई बिलीव इन इक्वालिटी, बट हैविंग सेड दैट आई वांट अ मोर कंजर्वेटिव अप्रोच टू थिंग्स। मैं चाहती हूँ कि मैं घर पे बैठूं, हालांकि सारा घर पे नहीं बैठी, सारा काम तो कर रही हैं, तो वो मसला ना, वो थोड़ी स्टेटमेंट जरा समझ रहे हो कि आप काम भी कर रहे हो एज एन एक्ट्रेस, और आपके पास किसी अपनी चॉइस होती है, एजेंसी भी है काम करने की। वो क्यों है? क्योंकि अगेन आप 2025 में हो, जो खवातीन लड़ी इन हकों के लिए कि ताकि मर्द औरत जो है दोनों भी काम कर सके, तो वो कहने उसको जरा ना निगेट भी करते हैं, थोड़ा जरा एक ना ये एक सर्कल सा बन जाता है। बस किसी को फोर्स ना करें, मैं तो ये कहूंगी, एंड स्टॉप शेमिंग ईच अदर, और बस आप हर किसी को लेट देम बी। और आगे ने फिर आगे बढ़ते हैं, फिल्म की बात कर ली, टीवी की बात कर ली, अब बात करते हैं थिएटर की। जी हाँ, मंकी बिजनेस आ चुका लाहौर,
और जब तक हमारा शो आएगा वो जा चुका होगा लाहौर से, बट सुनने में आता है शायद वो उसको एक्सटेंड भी कर दें अगर पब्लिक का रिस्पांस बहुत जोरदार रहा, जो बहुत जोरदार रहा है। तो मंकी बिजनेस की ओपनिंग नाइट थी और हम वहां पे गए हुए थे, और ईमान जाए किसी ओपनिंग नाइट पे और ईमान की चील जैसी आंखें सब कुछ ना देखें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ईमान ने कहा भाई मैं जरा बात करूंगी व्हाट्स द 411 में क्या देखा मैंने चील जैसी आंखों से। अच्छा, मुझे चील जैसी आंखों में हमेशा मजा आता है जब कोई प्रीमियर हो, जब कोई चीज हो, सीटों का मजा आता है कि भाई सीटों की जो जंग होती है, खुद भी हम लोग शामिल होते हैं सीटों की जंग में। यहाँ पर ये था सब इस जंग में शामिल थे, किसी की कोई सीट नहीं थी, तो मैं एंजॉय करी थी। वरना हमेशा होता है ना कि कुछ वो एक होती है सिर्फ प्रिविलेज वाली सीटों की कि कौन रिक्लाइनर में बैठेगा, बाकी सब होते हैं कौन कौन किसको नीचे फेंका जाएगा, वो एक अलग रेस होती है। तो इस रेस में कोई सीट ही नहीं थी। यहाँ पे सीट थी जो हमें कहा गया कि हुकूमत के लिए रिजर्व की हैं, जो बाद में पता चला कि हुकूमत नहीं थी, पता नहीं कुछ और था। लोग थे, क्योंकि यासिर ने बोला था कि बस मुझे आगे वाले फ्रंट रो में उस्मा जी के लिए रखनी है सीट, कि उनको मेन खुश होकर जाना चाहिए। बाकी उन्होंने कहा था सब जो पहले आएंगे आगे अपनी अपनी सीट्स करो चिल माहौल में। सबने जंग ली सीटों की। अच्छा, वहां पे आई 3 खवातीन। इससे मैंने एक बात सीखी है कि सही कहते हैं कि अगर आप कॉन्फ्रेंस से आओ ना तो आप जरा अपना लड़ाक की मोड आई थी कि वो आई एक्सक्यूज मी, तो मुझे लगा कि ये हुकूमत की कुछ है साथ आई हैं, मुझे ऐसा भाई। अच्छा, हम लोग अपने रो में जा रहे हैं, अहमद अली भट्ट की फैमिली हम लोग इकट्ठे अपने रो में जा रहे हैं, वो आई 3 कटीली हसीना है, कुछ नहीं देखा साथ अहमद ऐसा सब उठाना चाहती हो तो हाँ, हम लोग आके बैठ के हमारे 6 लोग 3 और पिछाड़े हैं, हेलो एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आप पहले थोड़ा घबरा गए थे, हमें लगा वो गवर्नमेंट के साथ है। ये सब घबराए, मैं तो नहीं घबराई। मैंने कहा आज ऐसी की तैसी थिएटर देखने आए, मैं तो भाई बिल्कुल सामने बीच में बैठे देखूंगी, लड़ जाऊंगी मर जाऊंगी, सीटों के लिए लड़ूंगी। क्यों भाई? क्योंकि यासिर ने बोलता है कोई किसी के लिए रिजर्व नहीं है, बस पहला रो रिजर्व है। तो मैंने कहा था किसी की रिजर्व नहीं है, तो मैं लड़ी उनके साथ, मैं लड़ूंगी भिजवाया। फिर फादर का मैं बैठूंगी नेक्स्ट टाइम, फादर का जब भी इवेंट पे, ये भी मैं भी आहिस्ता आहिस्ता मेरी ट्रेनिंग हुई। पहले हम भी बड़े चुपचाप करके बैठ जाते थे, बट यहाँ पे मैंने देखा जब तक आप ऊंची बोलो नहीं ना तो आपके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता है। तो आपको अपने हक के लिए आवाज रखनी पड़ती है। अब एक हक के लिए आवाज उठा रही थी, उनको सीट ही नहीं मिली, उनको वो आवाज ही उठा सकी, पता नहीं उनको, मुझे बहुत बुरा भी लगा। हम नाम नहीं वो अपनी फैमिली के साथ आई थी, वो उन्हें अपनी फैमिली के साथ ही जाना पड़ा। सीनियर एक्ट्रेस थी टीवी की, बट वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो इससे लेट भी बहुत पहुंची थी, क्योंकि पूरा थिएटर भी फुल हो गया था, उनके लिए कोई सीट ही नहीं बची थी, ऊपर भी कहीं पे भी नहीं थी। मैं पता एक ना रोज ये तो रिजर्व कर लेते हैं फॉर एक्टर्स, क्योंकि प्रॉब्ली यासिर को तो पता था नहीं कितने लोगों को इनवाइट किया, किस किसने आना है। और यहाँ मैं बात कर चाहूंगा एक 2025 की माँ के बारे में जो है फिजा अली, और ये आंखों देखा हाल है, ये कोई इसमें मुबालगा नहीं है, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। फिजा अपनी बेटी और उनकी हाउस हेल्प के साथ आई, तो तीन लोग थे। तो फिजा को एक सीट बीच में दिखी, फिजा जाके बैठ गई। फिजा की बेटी हकीक के मायने में कहा मामा ये मेरी हूँ। फिजा कहती है जाओ उसकी सारी होना पीछे गई सीट। अच्छा, बेटी भी लगी रही, बेटी ने कहा मामा, बट मामा ने कहा क्या? तो अहमद ने कहा फिजा अच्छी माँ होने का सबूत दो। फिजा ने कहा मैं नहीं जानती यहाँ पे कौन है, वो पहले चीकी में कर रही थी, बट बेटी ने कहा मैं भी फिर बेटी हूँ फिजा की। बेटी आई गोद में बैठ गई, बेटी ने पूरा शो, जबकि थिएटर की सीट्स वैसे बदलनी चाहिए, मेरी सीट टूटी हुई थी, मैंने जिस तरह शो देखा ना मुझे पता है कमर ऐसे लेट लूट के बहुत टूटी सीटें थी, तो फिजा के साथ दी। फिर बेटी ने कहा मैं 2 घंटे पूरा गोदी में बैठ के शो देखूंगी। वैसे बता दो कौन कौन शो में आया हुआ था? लीड करेमान, ताबिश हाशमी थे, सुनील मंच उनके साथ थे, ईमान नहीं जानती, मैं बता दूं पाक व्हील्स, हाँ, उसके अलावा काशिफ निसार थे, अस्मा अब्बास थी विद हर फैमिली, HSY थे, ज़िशान अली थे, और मेरा चन्ना थी, अहमद अली भट्ट थे, अलीजा रियोन थे जिन्होंने बीच में होस्ट भी किया था। उन्हें शुरू में की शेर शायरी ओए होए 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 होए। अच्छा, उनकी शेर शायरी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, जो सारे आशिक आते हैं ऐसे चीखे चीखे मारने वाले। उनकी आधी बातें पहले उन्होंने शुरुआत जो की ना, मैंने पता नहीं कहाँ शुरुआत लेके जा रहे हैं, उनकी शुरुआत करते करते जो बड़े मजे का था उनका जोक, सर कह रहा हूँ शेर उन्होंने कहा क्या था पता नहीं कुछ इस तरह का। अच्छा, ऐसा कुछ था कि पता नहीं यहाँ पे किसी के लिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, बट सबके सामने तो इशारा भी नहीं हो सकता, और सबका ओए। अच्छा, अली ज़रियाना, अब मुझे नहीं पता क्या वो हमेशा इस तरह की ना शेर व शायरी करते हैं जिसमें वो बाद में जाके कह सकते हैं मैंने तुम्हें किया। वो हमेशा बड़ी ओपन एंडेड छोड़ते हैं, और वो 10 लड़कियों को कह देते होंगे आज की शायरी तुम्हारे नाम, वो किसी के नाम भी हो सकते। ये वैसे ही कह रही हूँ, उनके सारे होते हैं इस तरह के आशिकी वाले, उन्होंने अच्छा सेट किया था।
अभी और अम्मा वगैरह वाले तुम लोग ने भी शो में वैसे बात की थी, बट हमने इस प्ले को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। जब मैं कराची गया था होटल जान देखने, मैंने तब कहा था कि यासिर के एक एक जोक मजेदार था, इन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया खुद। हाँ, यासिर की राइटिंग इतनी मजे की, एक एक सीन, एक एक हर चीज बहुत मजे की थी, मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। होप अभी भी अगर शो चल रहा है तो आप सब जिसने नहीं देखा वो जरूर जाके देखें, बहुत बहुत पैसा वसूल शो था। पैसा वसूल बहुत मजे का शो था, तो आप जरूर जाके देखिएगा। आगे बात कर रहे थे यासिर हुसैन के मंकी बिजनेस की, तो बात करते हैं सोशल मीडिया पे होने वाले यासिर हुसैन की एक वार के बारे में। जी हाँ, सोशल मीडिया पे एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है, और अगर आपको मेरी टोन से एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है तो जी हाँ, मैं हूं एक्साइटेड। क्योंकि जब भी किंग कॉन्ग और गॉडजिला का मुकाबला होता है मुझे मजा आता है। मैं नॉर्मली होता है कि एक बंदा थोड़ा धीमा होता है, एक बंदा थोड़ा बस कमबैक से इतने खास नहीं होते, कुछ नहीं होते। यहाँ मुकाबला होने वाला है यासिर हुसैन और नादिया खान का। तो यासिर बड़े विट्टी हैं, वो बहुत उनका हाजिर दिमाग है उनका, और नादिया खान भी किसी से कम नहीं, वो भी ईंट का जवाब बड़ी ईंट देती हैं। तो मजा आएगा कि जब यासिर का वार उन तक पहुंचे, वो क्या वार करेंगी। कुछ यूं कि जिनको नहीं पता उनको मैं बताता चलूं। सो बेसिकली नादिया ने अपने शो क्या ड्रामा है, जहां वो ड्रामा को रिव्यू करते हैं, वहां पे यासिर के ड्रामा सीरियल पैराडाइज को रिव्यू किया। अब पैराडाइज को यासिर ने डायरेक्ट भी किया है, और इकरा उसमें लीडिंग लेडी हैं, शुजात साद है, एक एंसेम्बल कास्ट है। तो रिव्यू करते वक्त इन्होंने इसको ड्रामे को बिल्कुल पसंद नहीं किया, और इन्होंने इसको 4 नंबर दिए। और उसके बाद नादिया ने एक अगले शो में वजाहत की कि इंडस्ट्री के किसी डायरेक्टर ने नादिया को कॉल किया, मशहूर डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, और उन्होंने नादिया को कहा कि भाई जब आपने इतना इसको पसंद नहीं किया ड्रामे को आपने, और उन्होंने कहा कि नादिया जब आप एक किसी डायरेक्टर का प्रोजेक्ट कह रहे हैं अच्छा नहीं है और आपने लॉजिक दिया है, तो आपने नंबर 4 क्यों दिया? आप उसको 4 कैसे दे सकते? हालांकि मुझे थोड़ी बात अजीब लगी कि डायरेक्टर ने कॉल करके ये कोई डायरेक्टर यासिर का वेरी था जिससे स्पेशल, बट मेन की बात ये थी, वैसे उनकी बात भी सही थी कि अगर इतने कटीले वार कर रहे होते हो तो 4 मतलब कि वो कहते 4 फिर भी अच्छा नहीं, तो प्लीज नंबर भी कम, 4 इज अ गुड नंबर। ये कभी कभी इतने ज्यादा एक्सट्रीम पे वार होते हैं, मैं हैरान होती कि कैसे इंडस्ट्री में रहते हुए एक दूसरे को आपने सामना करना है। अम्मा टीवी में स्टार्ट हुआ था तो कहते थे ओ अम्मा ऐसे है, ये तो अम्मा से भी 2 पता नहीं कितने हाथ आगे, तो एक एक बात पे इतना ज्यादा एक्सट्रीम करते हैं। कभी-कभी थोड़ी जातियात भी हो जाती है वैसे। अगेन हम लोग खुद रिव्यू करते हैं, आई शुड नॉट कमेंट ऑन दैट, बट मुझे कभी-कभी लगता होता है हर किसी को हक है बोलने का और दूसरों को सुनना चाहिए। यहाँ पर मैं यासिर को भी कहूंगी, अगर नादिया ने बोला जो भी बोला, उनका अपना ओपिनियन था, यू कैन डिसएग्री, बट आगे से मतलब मैं फ्लिप से वो रिव्यू बड़ा एक अजीब तरीके से करते हैं ना टाइम, वो फिर कभी-कभी कटीले वार वाला रिव्यू हम भी करते हैं, समथिंग हॉट है, फूशिया सब लोग कर रहे हैं, और सब बड़े एक कोशिश कर रहे थे इंडस्ट्री में। मैं खुश हूं, बड़े कहते थे ना ये लोग के एक्टर्स आपस में कि आप हमारी इंडस्ट्री में आके देखिए, इतने सालों में हमारी कितनी मेहनत, मुशक्कतें, धूप पसीना फलाना। अब वो धूप पसीने वाले आके बताते हैं कि कोई धूप पसीना नहीं है, गंदा काम करें, गंदा काम। खैर यासिर ने नादिया के इस स्टेटमेंट के बाद रिप्लाई किया कि यासिर ने कहा मैं इनके पूरे करियर की एक्टिंग पे इन्हें 1.5 नंबर देता हूँ और होस्टिंग पे 2.5 नंबर देता हूँ। बाकी आजकल ये अर्नब गोस्वामी से 10 नंबर आगे ही हैं, नंबर से कुछ नहीं होता भाई। और फिर उन्होंने साथ साथ का क्रिटिक्स के चक्कर में मत आए, पैराडाइज देखें। अच्छा पैराडाइज ड्रामा मैंने नहीं देखा तो मैं इसे कमेंट नहीं कर सकता कि ड्रामा अच्छा है बुरा मुझे नहीं पता, बट हाँ ये है कि नादिया बहुत एक्सट्रीम बुराई जब जाते हैं ना, जब इतना ड्रामा बुरा मेरे हाथ से नहीं हो सकता जिसको आप 4 से भी कम नंबर देने पड़ जाए। कभी कभी ड्रामे बुरे होते हैं इसलिए मैं कुछ नहीं होंगी, बट पैराडाइज उतना बुरा नहीं मुझे लगा था कि 4 से भी कम नंबर, 4 से कम वाला बुरा नहीं था, मतलब कि ठीक था, इतना जिस तरह इन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम पे चले गए थे उस तरह का नहीं था। बट खैर मैं इस बार के लिए इवन तो यासिर ने भी यहाँ पे उनकी पूरे करियर को ही बोल दिया है, नादिया खान का जो भी है टिट फॉर टैट हो रहा है। एज अ होस्ट नादिया खान को हमेशा मैं कहता हूँ कि उन्होंने कमाल की होस्टिंग की है। अगर उनके मॉर्निंग शो के वो दिनों की बात करें, नादिया खान वाज अ ट्रेंड सेटर और बहुत कमाल का शो होस्ट करती थी वो। अब हाँ थोड़ा ओटीटी चली गई हैं, वो थोड़ा जरा बहुत ही एग्जैजरेट करके कर रही होती हैं। बट अब मैं देखना चाहूंगी कि नादिया इसका जवाब क्या देंगी। नादिया खान का मुझे लगता है उन्होंने ऐसे वार करने हैं जहां पे लोगों की सोच खत्म होनी है वहां पे नादिया मेरे दिमाग में एक दो बार आ गया, बट मैं यहाँ पे आइडिया नहीं दूंगी नादिया को, क्योंकि नादिया मेरे से वो आइडिया ना ले ले, क्योंकि नादिया में पूरी पोटेंशियल है, वो फैमिली भी जाएंगी, वो एक एक चीज पहले पुराना निकालेंगे, कौन कौन से ड्रामे क्या क्या चल रहा है, फिर वो एक एक चीज को बहुत, अब यासिर ने कर लिया तो क्या अब डाला हाथ शेर के मुंह में, तो अब देखो आगे से शेर से हारता है। या हो सकता है वैसे नादिया बहुत बिजी भी हो गई हुई है, इतना कुछ नादिया का चल रहा है, रोज वो अपने वो व्यूज पे व्यूज दे रही होती है, शायद यासिर सूमड़ी में निकल जाए, बट वरना अगर होगा फिर यासिर भी शेर को जवाब देंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं, हमने टीवी फिल्म थिएटर सब की बात कर ली, बात कर लेते हैं एक छोटे से इंटरव्यू के बारे में। छोटा तो खैर नहीं था
लंबा इंटरव्यू लेकिन था। पॉइंट हमारा छोटा सा है। हाँ। बात हम ऑब्वियसली कह रहे हैं आसिफ रजा मीर के इंटरव्यू के बारे में जो मलिहा रहमान साहब उन्होंने किया। एक बात की बहुत ज्यादा बात हो रही, जहां उन्होंने बात की सज्जल आहत को लेके, बड़ा मैच्योर अंदाज उन्होंने सवाल को डील किया। ऑब्वियसली वो एक समझदार इंसान है। ईमान, आप? सबसे पहले मैं मलिहा को अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि उन्हें जिस तरीके से इस बात को लेके आया कि बहुत से हमारे इंटरव्यू करते हैं स्पेशली नादिर टाइप के, वो बड़े कटीले अंदाज से करते हैं। नादिर ने कहा थी एक आपकी बहू, क्या उसने, वो बहुत ही कटीले अंदाज से करते हैं। तो उन्हें बड़े अच्छे तरीके से पूछा कि लाइक एप्रीहेंशंस थी कुछ वर्किंग विद फॉर्मर डॉटर इन लॉ। इस ड्रामे में आप फॉर्मर डॉटर इन लॉ सज्जल अली के साथ काम कर रहे हैं, डू यू हैव एप्रीहेंशंस अबाउट दैट? उन्होंने आगे से कहा वी आर वर्किंग एज एक्टर्स, कोई एनिमोसिटी तो नहीं थी। वी आर गोइंग टू वर्क एज एक्टर्स, कोई एनिमोसिटी या कोई दुश्मनी तो नहीं है। शी प्लेड माय डॉटर, हम लोग मैच्योर लोग हैं। आई थिंक वी आर ऑल मैच्योर पीपल। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एक चीज नहीं हुई, आगे बढ़े। एक चीज नहीं हुई, अमेकेबली खत्म हुआ, अब आगे बढ़े। पीपल रिएक्ट क्योंकि उनको लगता है कि वो चाहते थे एक रिश्ता चले बट वो नहीं चला। ज्यादा जो रिएक्शन वो था लोगों का कि यार ये क्यों हुआ। हम सब ह्यूमंस हैं, रिश्ते बनते हैं टूटते हैं। बोथ ह्यूमन बीइंग्स के रिश्ते बनते हैं और टूटते हैं। बल्कि सज्जल की भी करेज थी कि उन्होंने ड्रामा किया, उसके अंदर भी करेज आया यार, उसने एक काम किया और उससे मुझे भी करेज मिली। हमने जख्मों को क्यों कुरेदना है? किसी हद तक मुझे भी वो करेज चाहिए। अपने जख्म जो है उसको खुरेदते रहे हर वक्त, क्यों? एक मैच्योर तरीके से करते हैं। बट इस जब इंटरव्यू आया तो लोगों का थोड़ा सा टेक था कि इन्होंने सज्जल की कोई तारीफ़ें शरीफें क्यों नहीं की, इन्होंने ये क्यों नहीं कहा मेरी डॉटर इन लॉ थी, या कुछ प्यार भरी बातें करते, जो कि विच आई पर्सनली डिसएग्री विद। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, उन्होंने प्रिटेंड नहीं किया। अब एक जो भी था एक बॉन्ड था, अब वो सॉफ्ट कॉर्नर उस तरह से तो नहीं होता। उन्होंने रिस्पेक्ट किया, उन्होंने कहा सज्जल अपना काम करें, अपना करें, लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, हर इंसान को मूव ऑन करने का हक है। क्योंकि 3 साल हो गए रिलेशन को ख़त्म हुए हुए, तो मुझे तो पर्सनली इतना वो फील है, मुझे तो अच्छा ही लगा। 3 साल 2022 में टाइम फ्लाइज। तो कहीं ना कहीं अब सज्जल ने भी मूव ऑन किया है, तो सज्जल ने उनके साथ काम किया है, तो वो भी करें, तो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि बस आगे बढ़ो लाइफ में। लोग कहने की कंपेयर कर रहे हैं बेरोज सजवारी के साथ कि वो सायरा की बहुत तारीफ करते हैं इंटरव्यूज में, पर हर रिलेशन का डिफरेंट होता है और हर इंसान भी डिफरेंट होता है। कितना टाइम स्पेंड किया इंसान, आपका बॉन्ड इक्वेशन क्या है। कुछ लोग मतलब कि वैसे ही बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं फैमिली को लेके, कुछ लोग नहीं होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये वैसे भी पूरा इंटरव्यू था मोस्टली उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह के ऊपर ही था, तो फैमिली की कुछ कम ही बातें, तो इस तरह का ही था। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा पीछे बढ़ते हैं। जी हाँ, बात फिर से करने जा रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के बिगड़ते रिश्तों के बारे में, और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और सिलसिला के रुक नहीं रहा, अभी बहुत कुछ हो रहा है। और सबसे पहले आई थिंक बात हम करेंगे ईमान के फव्वू के बारे में। जी हाँ, एक बार फिर फवाद खान आ चुके हैं लाइमलाइट में after all the wrong reasons yet again। अच्छा, फवाद ना बैठे हुए थे, फवाद ने कहा क्या करूं, फवाद का दिल किया, फवाद ने एक आर्टिकल लिखा, गोस्ट राइट करके सादिक को भेजा कि सादिक अपने नाम से पब्लिश कर दो, पूरे का पूरा आर्टिकल। एक आर्टिकल है खलीज टाइम्स पे जो सादिक सलीम ने लिखा है, और वो आर्टिकल कहीं कि फवाद को डिफेंड कर रहा है। ऐसे करे, ऐसे व्हाइट वॉश करे, मतलब कि ठीक है आप व्हाइट वॉश की भी बिल्कुल फ्रेश, इतना फ्रेश कोटिंग करी जा रहे, हर बात के पुराने 10 सालों की भी सारी चीजें लेके आके एक एक चीज को करते हुए, ठीक है। ईमान, इस आर्टिकल में आप जरा जाना चाहेंगी? मैं तो बहुत डेप्थ में जाना चाह रही हूँ। सो बेसिकली आर्टिकल था, आर्टिकल की मेन बात ये थी भाई कि पाकिस्तान इंडिया की मसला चल रहा है, फवाद खान को बीच में क्यों लेके आया जा रहा है। फवाद तो एक फरिश्ते हैं जो कुछ बोलते भी नहीं है, वो एक खामोश शहरी, हमेशा अच्छा करते रहे, रोशन किया दुनिया में ना क्योंकि फवाद खुद ही लिख रहे थे ना मोमेंट। मैं सॉरी, सादिक इज अ वेरी स्मार्ट गाय। आई डाउट जो बंदा अभी थोड़ी देर पहले आतिफ के ऊपर ऐसे उंगलियां उठाते रील बनाने पे, हर किसी के ऊपर डंडे मार रहे होते हैं, बातें करते हैं, बहुत स्मार्ट बातें करते हैं, अच्छे तरीके से एनालाइज कर रहे होते हैं। उनकी आंखों में किसने ऐसे फूंक मारी फवाद खान ने आके, वो ऐसे जादू में पड़े, उन्होंने कहा बस मैं बस फवाद बात करता रहूंगा, ऐसे हिप्नोटाइज हुए। हनी कमेंटों में भी लड़ रहे हैं लोगों से, जो कमेंट में भी कह रहे हैं ना कि मतलब कि बहुत ज्यादा एक कमेंट से एक कमेंट में पढ़ना चाहूंगा। आर्टिकल की बात अभी करते हैं, तो आर्टिकल में फवाद को डिफेंड ही कर रहे हैं। आर्टिकल में किसने कमेंट किया ना, किसने कहा आई थिंक यू फॉरगॉट अबाउट द पार्ट व्हेन ही वाज किक्ड आउट ऑफ बॉलीवुड ट्वाइस। तो सादिक ने कहा व्हाट यू बीन किक्ड आउट, ही एग्जिटेड। ये तो पूरी दुनिया को पता है, सब कुछ हुआ था। करण जौहर ने प्रॉपर आके ओथ लिया था, मैं नहीं काम करूंगा, डर के लिया जैसे भी लिया। I would like to say that of course I will not engage with talent from the neighboring country। वानी भैया आपके इंटरव्यू में नहीं आ रही, इतनी दफा हो चुका है कि वो लोग हमें जिस तरह ट्रीट करते हैं, और अब फाइनली सब लोग आवाज उठा रहे हैं कि अपनी रिस्पेक्ट पहले आती है, तो वो बिल्कुल ही अपने दिमाग में उन्होंने हर चीज का जवाब दिया है। अच्छा, मैंने भी आर्टिकल के पॉइंट्स कुछ हाईलाइट किए जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। वैसे पूरा आर्टिकल ही है जो हाईलाइट आर्टिकल पूरा कर सकता हूं, मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती।
मैं बीच बीच में पॉइंटर्स करके, सबसे वाली बात मैं फिर से वही रिपीट करूंगी कि अगर एक पब्लिक फिगर नहीं बोल रहा ना तो वो भी उसकी एक स्टेटमेंट ही है। इस मौके पे आपको बोलना बनता था, ये कोई मजाक नहीं चल रहा था, वॉर तक बात पहुंच गई है। छोटी छोटी बातें होती है ना, मतलब कहता ठीक है चलो नहीं बोला, ये हुआ वो हुआ। अगर आप एक इंसिडेंट के ऊपर, पहलगाम के ऊपर बोल रहे हो तो आपको इस मौके पे भी बोलना था। तो मुझे समझ नहीं लगा सादिक किस चीज को डिफेंड करें। सादिक के वही मैं कहूंगी, पता नहीं कौन सा हिप्नोटाइज किया, कौन सा जादू है। और सादिक का आगे जो पॉइंट था भाई कि लेट्स गेट रियल, जो भी कोई एम्बिशियस प्रोफेशनल है, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, वो बाहर अच्छी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जाना चाहेगा। और ये बिल्कुल भी इस बात को कोई झुठला नहीं रहा। यही बात अतीका ओडू जी ने बोली कि बाहर बेहतर अपॉर्चुनिटी, कोई भी बाहर जाता है किसी मुल्क में काम करने के, उनको तो हम गालियां नहीं देते, ये तो डिबेट है भी नहीं। और यहाँ भी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बाहर अगर एक ऐसी जगह पे आप जा रहे हो जहाँ पे आपको वेलकम किया नहीं जा रहा और आपको बार बार से धिक्का मारा जा रहा है, तो वहां पे तो फिर आप ऑब्वियस नहीं जाना चाहोगे ना। हाँ ऑब्वियस सी बात है। इवन सादिक खुद भी, अगर सादिक के साथ भी कोई बुरी तरीके से बिहेव करेगा, आप नहीं करना चाहोगे। तो मुझे नहीं पता क्यों इतना वाइट वॉश कर रहे थे। बातें बोली ना कि साइलेंस इज नाउ अ पनिशेबल ऑफेंस। ये बात हम लास्ट वीक भी कर चुके हैं कि बीइंग पब्लिक फिगर्स, एक्टर्स वगैरह जो होते हैं, इनकी आवाज कितनी मैटर करती है। सारी बात हमने लास्ट वीक इन डिटेल की थी। अगर आप बोल रहे हो तो आप, अगर पहलगाम के लिए बोल रहे हैं, फिर से वही रिपीट करूंगी, फिर आपको यहाँ पर भी बोलना चाहिए था। या फिर आप मतलब कि अपनी तरफ से सिलेक्टिव तरीके से नहीं कर सकते कि एक तरफ बोलोगे एक तरफ नहीं बोलोगे, या फिर सबके लिए बोलो या फिर बोलो ही नहीं। अच्छा आर्टिकल ना कहीं नहीं कहता है कि फवाद को रिस्पेक्ट दी जाए, फवाद को इंपॉर्टेंस दी जाए, बट साथ ही साथ बाकी लोगों को ऐसे ठक नबील वाला मेरा पॉइंट था। नबील कुरैशी एक ऐसा नाम है जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, अगर हम पिलर्स की बात करें ना, ये रिवाइवल की बात, तो एक पिलर नबील कुरैशी, उन्होंने एक के बाद एक फिल्म बनाई है। और आपने बेशक उनका नाम नहीं लिया, बट ऑब्वियस बात है, पता चल रहा है आप उनकी बात कर रहे हो। और जहां अच्छा नबील ने भी पता है कोई फवाद के खिलाफ ही बोला था, तो एक बात चली थी कि भाई एक बायोपिक बननी चाहिए, तो नबील ने कहा मैं करना चाहूंगा, किसी का फवाद को लो, किसी का फवाद को ना लो, उन्होंने थम्स अप दिया। तो इस पे और उन्होंने नबील को इस पे टारगेट किया कि अच्छा यू वांटेड फवाद टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल योर फिल्म्स, बट ही है, मतलब कि मैं कहना चाहूंगी उनको, उन्होंने खुद ही चूज किया। उनके लिए बेटर प्रोजेक्ट अबीर गुलाल था, जहां पर अब जाके वानी के साथ काम कर रहे हो। तो नबील ने उस टाइम पे हर कोई उनको अपॉर्चुनिटी दे रहा था फवाद को। फवाद की अपनी चॉइस थी कि वो नहीं करना चाहते हैं। और कहने की उसमें बात हुई फाइनेंसेस की बात, क्योंकि ये बात बहुत दफा होती है कि पाकिस्तान इंडस्ट्री जो थी उसमें जो बजट है बहुत कम है। और ये बात हमने सुनी है बहुत सालों से कि जो फिल्में लोग करते हैं वो पैशन से करते हैं, वो प्यार में करते हैं, कि टीवी पेस मोर, फिल्में बहुत कम पैसा फिल्मों में, अनफॉर्चुनेटली बड़ी दुख की बात है। तो ऑब्वियसली फवाद ने भी देखा अपना कि भाई यहाँ पे फिल्म कर रहे हैं तो उसके बजट कम है। और अब नॉर्मल बात है, अब अगर वो चाह रहे हैं कि उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले तो ठीक है। अगर लोग ऑफेंड हो रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं अभी हमने फवाद को देखना, तो इसमें इतनी बड़ी बात मुझे नहीं पता। इसलिए तो मैं कह रही हूँ आर्टिकल बहुत फैन बॉय वाइब थी कि एक ठीक है आप एक बात को उठाते हो, करते करते बदर खलील वाला पॉइंट पे आके वो इतने पॉइंट्स को बीच में लेके आए थे। पता बदर खलील वाला जो पॉइंट है वहां पे मैं एक बात करना चाहूंगा, हम लोग ये बात ऑफ कैमरा भी कर रहे थे कि वहां पे ये है कि जो वाकया हुआ था वो ये हुआ था कि बदर खलील बैठती फ्रंट रो में विद सुल्ताना सिद्दीकी और फवाद खान ने कहा था मैं फ्रंट रो में ही बैठूंगा। तो वहां पे फवाद ने ये नहीं कहा था कि मैं इनको उठाओ, उन्हें फ्रंट रो कहा था वहां पे। और वहां पे एग्जैक्टली सुल्ताना आपा ने क्यों उठाया वो एक अलग बात है, उनका अपना है कि उन्होंने किसको आगे से उठाना था क्या करना था, उसमें फवाद ने ये नहीं कहा था इनको उठाओ। यहाँ पे फवाद की गलती नहीं थी, फवाद की गलती। लेकिन मैं कहता यहाँ पे उन्होंने नबील को पहले गिराया, फिर आगे जाके इनका जो पॉइंट था जहाँ वो बात करते थे फवाद के लोकल प्रोजेक्ट्स के बारे में। अच्छा वहां पे मुझे एक बात समझ लगी नहीं, उन्होंने कहा ना कि फवाद ने कितना काम यहाँ पे किया है, आधे तो सारे बाहर के प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। मतलब जो शंदूर है वो भी सोनी के लिए है, और जो वो है क्या कहते हैं मिस मार्वल वो पाकिस्तानी तो नहीं है। अच्छा बरज़क ने मेंशन नहीं किया यहाँ पे क्योंकि बरज़क से फिर आना था। अभी उन्होंने आगे लिखा ना कि he's done more than many of our so-called leading men combined. Again, that was very salty and very, it was not cool. हमारे लीडिंग मैन कौन है? लीडिंग मैन हमारे हुमायूं से लीडिंग मैन है, फाहम मुस्तफा, और सभी कितना कुछ किया यहाँ पे यार। इतना कुछ किया उन्होंने, हमारी इंडस्ट्री चलाई, उन्होंने हमारे पीछे सारे सिनेमा उन्होंने ही चलाए जब बॉलीवुड बंद हुए। तो मुझे वही तो कह रही हूँ, सादिक का समझ ही लगा कि सादिक क्यों ये आर्टिकल क्या तुक थी। फवाद बाय नेचर इज नॉट अ लाउड मैन, ही इज नेवर क्लेम्ड टू बी अ पॉलिटिकल स्पोक्सपर्सन और कल्चरल एम्बेसडर। हैज़बीन्स हाईजैक कर रहे हैं, इंटेरोगेट करना चाह रहे हैं एक आदमी को हु वर्क्स अब्रॉड एंड इज सो पोलाइट, मतलब क्या। एनी बात है ना कि टर्निंग patriotism into a popularity contest and using public platforms to bully your own. I agree, ये गलत है कि इसको as a popularity contest बनाना, ये bully करना, but एक basic सी बात है, खामोशी is also। हर इंसान के sentiments जुड़े हुए हैं। एक वाकया हुआ, इतनी जाने गई फवाद खान, अगर एहसास जो कहते हैं ना सॉफ्ट इमेज एम्बेसडर्स, बहुत सॉफ्ट इमेज एम्बेसडर एहसास तो कर सकते हैं ना कि अच्छा यहाँ पे जाने गए, हमने किस तरीके से बात करनी है। जब यहाँ पर कुछ बलोचिस्तान में होता है, कुछ होता है, फवाद चुप रहते हैं, फवाद को जब दिल करता है फवाद आ जाते हैं। तो इस वाली बातों पर अकाउंटेबिलिटी
एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, हर इंसान को बोलने का हक है कि हम अपने एक्टर से अगर इतना प्यार करते हैं तो कभी कोई बात भी हो तो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए। जब इंडिया हमारे पे अगर इल्ज़ाम लगा रहा था, फवाद बोलें कि नहीं आप गलत कह रहे हो, इतना तो बोल सकते हो ना, आप कुछ ना बोलो। somebody who's a key player. Yes, आप तो इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह थे, आपकी आवाज़ वहाँ तक जानी थी, वहाँ पे न्यूज़ बनना था कि फवाद खान ने क्या बोला। आपको इतना अच्छा टाइम था पाकिस्तान को डिफेंड करने का, क्योंकि गलत इल्ज़ाम हम लोगों ने पहले दिन से बोला था कि आप लोग जाके इन्वेस्टिगेट करो, हमने ये चीज़ नहीं करवाई है। फवाद पे आगे कह रहे हाँ मुझे बड़ा अफसोस हुआ। कैसे अफसोस हुआ? बात होती है कि वो इंडिया पाकिस्तान उनके वहां पे फैंस थे। नूरजहां जी की फिर से बात मैं करना चाहूंगा। नूरजहां के इंडिया में कम फैंस थे, उनके बेशुमार फैंस थे, और 1965 में जो उनकी कंट्रीब्यूशन रही है वो सब जानते हैं। उन्होंने, अच्छा मैं ना कल पढ़ा था एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या किया, मुझे आईडी तो था, हमने सुना होता है, बट उन्होंने वहां रातों को जाके लाइव उन्होंने सेशंस किए रेडियो ताकि सोल्जर्स सुन सके, और उन्होंने प्रॉपर गाने रिकॉर्ड किए, एंथम्स रिकॉर्ड किए ताकि सब लोग मोटिवेटेड है। और ये बात कहा जाती है कि उनका बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा था उस जंग में। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सब चीजों से। अब इन पे ये भी करते करते बाकी सबको भी बीच में उन्होंने वो दे दिया ना क्लीन चिट कि राहत अली खान, आतिफ, सबा, जिसका भी दिल करे नहीं बोलने का, इट्स ओके, इसमें क्या हमारा कुछ, क्यों नहीं भाई? राहत अली खान का भी बनता था, आतिफ असलम का भी बनता था, सबका बनता था। आई फील है कि आर्टिकल है ना कहीं ना कहीं, अच्छा इस आर्टिकल के आने के बाद सबने बड़ा सेलिब्रेट किया इस आर्टिकल को, मतलब यू नो इट वाज अ बिट ऑफ ऐसे कि जितना भी फवाद के मैनेजर इसको पोस्ट कर रहे थे, बाकी सब लोग थे यस आ गया दिस इट वाज अ बिट ऑफ। खुश थे ना फवाद ने आर्टिकल ईमान सॉरी मजाक कर रही हूं मैं। सादिक ऑब्वियसली एवरीवन नोस वो यू नो एक दोस्ती वाला एंगल भी है, एक इक्वेशन भी है, और अभी रिसेंटली सादिक तारीफ भी हुई थी ना ईमान। सादिक थोड़ा सा वी कैन हिप्नोटाइज, कभी मेरी दिफा में खड़े होते हैं। आपके सवाल मैं इतने एंजॉय करता हूं, अनबायस्ड अप्रोच। तो कहीं नहीं आई फेल्ट इस सारा बड़ा पचकाना सा लगा मुझे पूरी चीज। आर्टिकल आना चाहिए नहीं था, इस आर्टिकल ने कोई फायदा 1% का भी नहीं किया। इस पॉइंट पे नहीं आना चाहिए था। शुरू में हर कोई होता है, आप छोटे होते हो ना। ऑनेस्टली सादिक आपकी भी क्रेडिबिलिटी पे इसने वही तो कह रही ना, क्वेश्चन कर रहा आप एक ऐसे इंसान थे जो ऐसे खरी बातें करते थे, और हमने आपको इतना सेलिब्रेट किया हमेशा शो में। मैं हमेशा आई लव सादिक और उनके सारे व्यू पॉइंट्स। अब जैसे हसन चौधरी का वो पुराना आर्टिकल हम बात करते मावरा वाला, एक पॉइंट पे आप हर किसी ने, मोमिन का भी कोई आर्टिकल होगा, मोमिन में किसी का कुछ होगा। अब स्टार्ट में बचपन में चीजें कर लेते हो, आपको नहीं होता, अब ठीक है आप एकदम उस ऑ में आ गए। आप तो एक स्मार्ट इंसान हो, आप इस एज में इस पॉइंट ऑफ लाइफ में आगे भी अगर आप इस तरह का वाइट वॉश करने वाला आर्टिकल लिख रहे हो तो दैट इज वेरी सैड, ऑनेस्टली इज वेरी सैड। इसके लिए साफ लग रहा है कि आपने बस सपोर्ट में कर दिया आर्टिकल, सब कमेंट्स में जाके आप लड़ रहे हो ना वो। खैर उसके अच्छा, बाद आर्टिकल माविश ने कमेंट किया यहाँ पे। सो माविश बेसिकली, अच्छा माविश और सादिक दोनों काम करते हैं यूएई में, और दोनों के एग्जैक्टली मैं डायनामिक समझ सका कि बहुत वार हुए कि एडिटर नहीं, फॉर्मर करण 11वीं गंदी की तुम चाहते इनवाइट मिल जाए तुम्हें उस पार्टी के। तो बेसिक माविश इजाज जो है वो 11वीं की राइटर भी थी, और ये एक जर्नलिस्ट है जो काम करती है यूएई में। क्या एक लाइन मुझे बड़ी माविशली थी, होप यू कैन गेट क्रैशेस नेक्स्ट पार्टी एंड प्रिटेंड यू वर इनवाइटेड। दोनों बहुत कटीले वार किए माविश ने और सादिक ने। उनका भी कर दूं वार्ता कि सादिक का वार ना रह जाए। आई कुड राइट इट विद वन आई क्लोज एंड इट स्टिल बी लीग्स अहेड ऑफ 11वे, क्योंकि 11वे उन्होंने लिखी थी, तो दोनों के टैग में था कि एक भी ये ना फील करे। उन्होंने बहुत बात की कि माविश का अपना एक टेक था। आई फेल्ट सादिक को यहाँ पे इतना ज्यादा इस पे रिएक्ट करना नहीं चाहिए था। सादिक सब पे रिएक्ट करते थे, माविश अपना ओपिनियन देके मुझे लगता है ऐसे। अच्छा माविश की जो बात मैं शामिल करना चाहूंगा, माविश ने बड़े कमाल का एक ट्वीट किया। वो जो एक बात चलती है ना कि एक्टर जो है आर्ट है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, तो माविश ने 100% की बात बोली कि भी सारे नैरेटिव कहाँ से बात आई कि आर्ट की बाउंड्री क्यों नहीं है, रिटायर करें इस थॉट प्रोसेस को। हम यहाँ पे उनका पूरा ट्वीट डालते हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा आर्ट की बिल्कुल बाउंड्री है, और ये बिल्कुल गलत बात है जो एक्टर शुरू कर दिया कि आर्ट की सरहद नहीं है, कि आर्ट की बाउंड्री नहीं है। तो ये पूरी चीज में कहीं ना कहीं फिर से बात सामने आई कि आर्ट की बिल्कुल बाउंड्री है, और ऐसे मौके पे आर्टिस्ट को बोलना चाहिए है। और कहीं ना कहीं आपने डिफेंड करके फवाद को आई फेल्ट के और ज्यादा हेटेड ऊपर से कहीं आपने वापस उनको लाइमलाइट में घसीट दिया। वो पहले बात एक और थी, सब यही बोल रहे थे, तो फिर से वही बात को करके डिडंट मेक सेंस। अच्छा आगे अतीका ओडू जी की बात करते हैं। उन्होंने भी बात की इसी के बारे में, और उन्होंने कहा कि भाई पहले उन्होंने कहा कि भाई क्यों लेके आते हैं इनको बीच में सॉफ्ट इमेज एम्बेसडर। सॉफ्ट इमेज एम्बेसडर, हमारे जो सॉफ्ट इमेज एम्बेसडर्स होते हैं, प्लीज आई बेग यू इनको ना लाएं। ये तो प्यार की भाषा बोलते हैं। दे आर बेसिकली पीपल हु वांट टू यू नो डिस्ट्रीब्यूट लव। ये तो चाहते हैं इधर इंडिया के भी पाकिस्तान के भी लोग जो हैं दोनों मुल्कों के, वो भी नहीं चाहते हम लोग को बीच में डालो। क्यों लेकर आए? अरे ऐसा अगर आप सॉफ्ट इमेज एम्बेसडर, मैंने भी पहले पॉइंट में भी यही बोला है, तो आपको क्यों नहीं एहसास हो रहा कि इतने लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, हम लोग के यहाँ पे जाने गई हैं, उस पे क्यों नहीं बोलना? फील तो कर सकते हो ना जाने का। उसमें सॉफ्ट इमेज एम्बेसडर अपनी मर्जी से पीछे, एहसास अपने हिसाब से, जाने जा रही है उसमें एहसास नहीं है। हम तो प्यार ही फैलाओ ना, आप लोग इतनी जाने गई है भाई, गलत हम पे इल्जाम लगा रहे हो, प्यार से बोलो। कौन कह रहे कि आप लोग गुस्से में आके बोलो?
अजीब अच्छा क्यों ना लाए बीच में? क्यों ना लाए बीच में? कोविड के टाइम में हम फ्रंट लाइनर्स थे भाई, आप लोग घर में बैठे हुए थे, डॉक्टर्स और नर्सेस हॉस्पिटल में काम करते। जब शुरू में जब पहले एक दहशत भरा आया था, हर कोई भाग के घरों में छुप गया था, डॉक्टर्स को मौका नहीं मिला था। आप बाद में जब इजी हो गया था कि सब कोविड में खेल चुके थे 2-3 दफा, फिर काम शुरू हुए थे, और उसमें भी एंटरटेनमेंट को वो लिस्ट में नहीं आता। कोविड को, वॉर को, सब चीजों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं पता वो कौन सी जोन में थी। बाकी डॉक्टर्स लॉयर जब बाहर करते हैं, अमेरिका में काम करते हैं, डॉक्टर्स लॉयर्स जब जाते हैं दुनिया में काम करने, उनको हम कुछ नहीं कहते। वही वाली बात फिर से रिपीट जब भी हमने सादिक वाले पॉइंट में की, और इसके बाद फिर फायजा हसन ने भी बनाई वीडियो एक। हाँ। फायजा हसन की वीडियो का मेन था हमारी मर्जी, हाँ, माय लाइफ माय रूल्स। हम अदाकार जो है वो बड़े अकल वाले होते हैं, मैच्योर होते हैं, हमारी अपनी मर्जी होती है, हमारी अपनी चॉइस होती है। हम चले गए, काम कर लिया। बहन वॉर चल रही थी, पानी बंद कर दिया। फायजा ने बड़ा ना बात को ऐसे घुमाया कि हम लोग भाई टैक्स पे करते हैं, हम लोग सारे अच्छे सिटीजन हैं। एक अच्छा शहरी होने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप ईमानदारी से काम करें, जो आपकी आमदनी हो उससे आप इनकम टैक्स अदा करें। बेसिक वो कहती कि हम नहीं बोलते तो ये हमें ना अकाउंटेबल नहीं हो। भाई जिसका दिल चाह रहा है उसने पोस्ट लगा दी, जिसका दिल नहीं चाहा उसने नहीं लिखा। आप क्वेश्चन करने वाले नहीं होते। ऐसे तो हर कोई टैक्स भर है, हर कोई कर रहा है हर चीज। वही बात है, एक्ट्रेस, पब्लिक फिगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपकी एक आवाज है। वसीम मदामी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, अगर आपको इस मौके पे भी आपके जज्बात नहीं ना जग रहे तो पता नहीं फिर आपके कब किस मौके पे आने हैं। इस पे भी जज्बात ही नहीं होना तो जज्बात किस दिन के लिए? तुफे ऐसे जज्बात पे जो वतन के लिए भी अगर नहीं जाग रहे तो भाई वॉर होगी प्रॉपर इंडिया पाकिस्तान की, पानी बंद हो गया, बड़ी एक्सट्रीम चीजें हो रही है, जाने जा रही हैं, यहाँ पर ड्रोन आ रहे हैं, आप कह रहे हो हमें नहीं बीच में करें। वही बात हमने जो बोली थी लास्ट टाइम कि एक्ट्रेस के पास एक प्लेटफॉर्म है, आपकी आवाज है, उस आवाज को इस्तेमाल करना चाहिए। ये कहते दिल नहीं चाह रहा था तो मतलब दिल ना चाहे तो ना करे। और इन्होंने आगे जो बात की ना एक्सट्रीमिज्म के बारे में कि ओ ये तो हम बड़े गलत तरफ जा रहे हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट सोच तरफ। हम बड़ी बात करते हैं ना बीजेपी की गवर्नमेंट और उसको पसंद करने वाले लोग, उनकी सोच बड़ी इंतहा पसंद आना है। हम खुद भी यही करने पर तुले हुए। आई फील लाइक सवाल उठाना ये सही सोच है, सवाल ना उठाना कहने की एक्सट्रीमिज्म है कि आप एक अंधा है, कुछ बोल सकते नहीं, कुछ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। और हर किसी को सेल्फ अवेयर होना चाहिए। इवन अभी मैं पिछले पॉइंट से भी लिंक करी, सादिक को भी अभी कमेंट्स आ रहे थे कि सादिक आप क्यों इतने अंधों की तरह आर्टिकल लिख रहे हैं, सादिक को वहां पे अपने ऊपर एनालाइज करना चाहिए था, खामोश होते कुछ करते। बिल्कुल हर किसी को हक होना चाहिए बोलने का। कभी कभी आपका व्यू पॉइंट खुलता है उस बात से। हम लोग भी जब गलत होते हैं मिशी खान ने बहुत मजे का रिस्पॉन्स दिया, मिशी खान बहुत मजे के रिस्पॉन्स देती हैं। तो भाई ऑन पॉइंट ऑलवेज। यार आप कैसी सेंसलेस बात आपने की है। आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू कि आप ये कह रही हैं कि तो फिर किस टाइम आना चाहिए, ये कोई पॉलिटिकल सिनेरियो तो नहीं था, ये जंग थी, इट वाज वॉर। तो वो मैंने बड़ा एंजॉय किया। राबिया ने बोला, फातिमा ने बोला, मतलब बहुत से लोग बोल रहे थे कि अगर यही सॉफ्ट इमेज वाली बात करते हैं, ड्रामों की जब आप धज्जियां उड़ा रही होती हैं तब आपकी सॉफ्ट इमेज कहां जाती है। उसके वसीम मदामी ने एक इंटरव्यू जहां उन्होंने बात की, वसीम मदामी ने इंटरव्यू काफी तनी बात, उन्होंने नाम लिया किसका, उन्होंने कहा उन्होंने किसी हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया। मुझे थोड़ी सी हैरत है जरा उन दोस्तों पे। अब पता नहीं किसकी कर रहे थे, मैं समझ नहीं पाई वसीम कि जी हमें बहुत अफसोस हुआ जी इंडिया में जो वाकया अभी कहां झारखंड का, अगर ये वाला बंदा ऐसे बोले, वो वाला बंदा ऐसे बोले, ये वाला बंदा ऐसे, हिपोक्रेसी की बात करते कि ये बंदा बोलना चाह रहा था। बट उन्होंने अच्छे लोगों के नाम लिए, उनका फहद मुस्तफा ने बहुत कुछ किया, वो पूरा वक्त अप टू डेट थे। फहद मुस्तफा भाई ने तो कोई तबाही फेरी हुई थी, कमा सो नहीं रहा वो आदमी लगा हुआ है। इमरान अशरफ ने पता नहीं कुछ किया है, मैं आपको डिटेल्स नहीं बता सकता। इमरान अशरफ ने वो काम किए हैं कि क्या बात है। व्हाट्सएप चैनल पर उन्होंने पब्लिकली बात की है। अच्छा ओ, क्योंकि इमरान का पब्लिक, उनका व्हाट्सएप पब्लिक है। ओ अच्छा, इमरान अशरफ बहुत कुछ किया, हमारी से तो कहते थे मायो भाई कह रहे हैं यार मेरे भाई का ऑपरेशन है, लेकिन चल मैं 2 मिनट के लिए बीपर देता हूं तुझे। सबके नाम लेते कहते मैं कुछ दोस्तों से जरा खफा हूं जिन्होंने कुछ नहीं बोला। गिला कुछ दोस्तों से है, और वही मैं खफाज से वापस थोड़ी खफा में आ रही हूँ। आतिफ असलम और राहत अली खान सब कुछ होने के बाद अब पोस्टर लगा रहे हैं। आतिफ का तो कैप्शन ही बड़ा ऑफ था कि सब कुछ होने के बाद मैं तनी साइलेंस में एंजॉय कर रहा था। पता है एक बात हमारे मुल्क की ना, हमारी कौम की मशहूर है, हम लोग बातें भूल जाते हैं, बट ये बात ऐसी ये नहीं भी भूलेगा। इतनी बड़ी चीज हुई है ना इस मुल्क में, हम सब ने जिंदगी फर्स्ट टाइम देखा है कि हमारे होते हुए कि वॉर हो रही है, पाकिस्तान के साथ कुछ होगा, इंडिया के साथ क्या होगा उस वक्त ये बात ही भूलेगा, ये बात ही भूलेगा। और जावेद अख्तर ने फिर आगे भी लास्ट वीक में तारीफ कर रहा था आपकी कि आपको थोड़ी याद आ गया। भी बोला था, मैंने कहा था ये जहरीले मुझे लगा शायद उन्हें अपना याद आ गया कि मैं बूढ़ा एक शख्स हूँ, अब क्या मैं अच्छी बातें मैं कर लूं। नहीं इतना उन्होंने, अच्छा ये स्टेटमेंट था ना, ये अगर पास करती ना कोई यंग लड़की इंडिया की जो बहुत ज्यादा सनसनी खेज करती, मैं उसका चलो उसने सनसनी खेज के लिए किया कि मैं चर्चा में रहूं। आप एक अक्लमंद बाशूर, एटलीस्ट मुझे लगता था, शख्स है। उन्होंने कंपेयर किया, मुझे नर्क में रहना चाहिए, पाकिस्तान में नर्क में जाना पसंद करूंगा। अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और नर्क ही है, मैं नर्क ही जाना पसंद करूंगा। नर्क इज द वर्स्ट प्लेस।
दोज़ख है वो, दोज़ख से this makes no sense, no sense। जाएंगे दोज़ख में, आप सबके लिए दोज़ख में, ये मैं कहूंगा मैं। अजीब, मतलब कि क्रोध से बड़े हुए, मैंने कहा था काला दिल, बेतुकी स्टेटमेंट थी, पता नहीं किसको खुश करते रहते हैं, पता नहीं। हाँ, इलॉजिक, मैं इन पे टाइम ही वेस्ट करना चाहती हूँ, हमेशा इस तरह की आते रहते हैं। इफ्तिखार ठाकुर ने, अच्छा उनका भी एक हुआ था, छोटी सी कंट्रोवर्सी टाइप हो गई थी। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अगर पानी से आओगे तो हम वहाँ पे रोक देंगे, जमीन से आओगे वहाँ पर काट देंगे, आसमान से आओगे वहाँ पर उड़ा देंगे, फिजाओं से आओगे तो हवा में उड़ा दिए जाओगे। तो जो इंडिया के पंजाबी एक्टर्स जिन्होंने साथ साथ काम किया था वो थोड़ा सा ऑफेंड हो गए थे कि आपने इस तरह की बात क्यों की है। भाई हैं, उन्होंने जो इसके ऊपर रिएक्शन दिया है, तो इफ्तिखार ठाकुर ने इस पर फिर क्लैरिफिकेशन दी कि भाई पंजाब जो इंडिया का है, पाकिस्तान के, हम सबका एक ही है, तो मैं बहुत साथ हूँ। एक ये पंजाब, एक वो पंजाब है, ये सारा एक पंजाब है। बाकी मैं भी एज मतलब कि अपना एनालाइज करूंगा, मेरा मेन दुश्मन है गौरव आर्या, मुझे उनसे इशू है। मेरा फड्डा है मेजर गौरव आर्या, और हम सबको उन्होंने जब पानी बंद किया तो वो वाली चीज एक भड़ी थी, तो मैं अपने स्टैंड पे रहूंगा अभी। तो उन्होंने भी काफी अच्छा बोला। लास्ट में 2 अपडेट्स और दे दूं मैं। पहली अपडेट तो ये कि आप सब जानते हैं कि थंबनेल से हमारी तस्वीरें हट रही हैं और क्रेडिट्स हटाई जा रही हैं, तो अभी और चैनल को बैन किया जा रहा है। अब स्पॉटिफाई पर भी इंडिया ने कहा है कि भाई जो गाने शाने भी हैं, जो पाकिस्तानी ओरिजिन के वेब सीरीज, फिल्म, सॉन्ग्स, पॉडकास्ट, इन सबको हटाया जाए। एंड ऑनेस्टली आई थिंक ये हमने लास्ट टाइम बात भी की थी, छोटी छोटी सोच सब कुछ एक तरफ डालो, ये बहुत एक बड़ा कल्चरल क्रैकडाउन हो रहा है जहां पे इरेज किया जा रहा है। और ये बड़ी खौफ की बात भी है कि ये मतलब कितनी अजीब सी चीज है। इसको नॉर्मल कर रहे हैं कि ठीक है हम सब कुछ उड़ाई जाएंगे आप ये है कि ये वो होता ना कि जो गेम खेलते हैं 2 लोग, मेरी बारी आई तो अगला बंदा कहता मैं नहीं खेलता। ये वो बात हुई है कि इतने सालों से इंडिया ने अपना कंटेंट एक्सपोर्ट किया है। हम बोलते हैं, आज भी बोला है कि हम लोग सब बॉलीवुड में ग्रो अप हुए हैं, हमने फिल्में देखी है, हमने आपका कल्चर, आपका कंटेंट कंज्यूम किया है। अब हमारी बारी आई कि हमारा कंटेंट आपके पास जाकर हमारे ड्रामे, हमारे गाने, और वो भी इतने लेवल जा रहे थे, उनकी परसेंटेज बहुत कम थी, बड़े था आहिस्ता। तो आपको इतना वो अंदर आपके एक इनसिक्योरिटी है कि आपने इतनी ज्यादा ये जंग शंग एक तरफ है, ये साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं मेन आपको इससे डर था एंटरटेनमेंट वाली साइड पे कि ये लोग ज्यादा एकदम वो ना हो जाए, क्योंकि आप और ये ज्यादा खतरनाक बात होती है, दिमाग में किससे गुस्सा ज्यादा होता है कि आपने दिल में, दिमाग में जगह बना ली, और वो हमारे लोग बनाते थे बहुत। और लोग भी इनके इंडियंस ही साथ में प्यार भेज रहे होते थे एक्टर्स को, सबको एक बहुत अच्छी प्यार की फिजा। वही तो कह रही हूँ, आपस में इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी इस तरह के कंटेंट बनाते हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि चांद रात आज है या कल। तो कहीं ना कहीं इसी खौफ से कि भाई ये हमारे मुल्क में आ रहे हैं, हमारे मुल्क के दिलों के अंदर जगह बना रहे हैं, इसको फुल स्टॉप लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बट फुल स्टॉप फिर भी लग नहीं पा रहा, क्योंकि आखिरी अपडेट ये है कि आप सब जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल्स जियो, हम, एयरवेव वगैरह इंडिया में बैन कर दिए गए हैं, लेकिन बहुत से वहां पे लोग हैं जो ड्रामे कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो हमारे ड्रामे बहुत अच्छे हैं। तो वीपीएन वाली बात आती है कि वीपीएन इस्तेमाल कर लिया, जब हम टीवी का एक स्क्रीनशॉट बड़ा वायरल चल रहा था। तो अब हुआ कुछ यूं है कि इन चैनल्स के सभी ने नहीं किया। अभी मैंने जियो का देखा ये, एयरवेव का देखा ये, और मैंने ग्रीन का देखा ये। इन्होंने अपने सिस्टर चैनल्स पे अपना कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, बैन नहीं हुए। हाँ, जो इन्हें बैन नहीं हुए, तो वहां पे इंडियन ऑडियंस कंटेंट को देख सकते हैं। और मजे की बात है, ये चैनल यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं, एटलीस्ट सब ये वहां पे चलते हैं। तो यूट्यूब होता है ना कि आप रीजन में ब्लॉक कर सकते हैं कंटेंट को, तो इनमें ठीक ठाक व्यूज हैं ड्रामों पे। मतलब हमराज के आधे व्यूज है, जितने असली पे हैं उतने वहां पे हैं, क्योंकि अब तो हर जगह वीपीएन इतना हो गया है, इंस्टा वगैरह कहीं पे भी आप कुछ भी करो तो लोग यूज करते हैं। टिकटॉक वगैरह जब भी होता था तो हो सकता है। तो इस पे मैं ऑन द फेंस हूं कि सही है, अगर देखना चाहते हैं वो देखने दो उन्हें। और बट फ्लिप साइड ये भी आता है कि तब उन्होंने तुम लोगों का रास्ता काट दिया है, रास्ता काटा, तो फिर कहेंगे भिखारियों फिर आ गए हमारे से पैसे कमाने। वो आते हैं ना बड़े कटीले कमेंट्स आते हैं कुछ इंडियंस के, वो बड़ा फिर दिल को लगते हैं कि यार क्या मतलब। तो इस पे आपकी राय क्या, आपकी राय भी जानना चाहेंगे हम। इसी नोट पे शो होता है खत्म। शुरू में हमने बोला नहीं सब्सक्राइब वाला, बोला घंटी, मुझे लगा मैंने बजाई है अपने इस हाथ से। आज नहीं बजाई, आज एंड पे घंटी बजा दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। #what's the 411 #feedback corner और देखते रहे What's the 411।